चुपचाप। जापान ने अभी अभी अपनी सबसे नवोन्मेषी तकनीकों में से एक को पेश किया है, लेकिन ये तकनीक जापान में नहीं, यूक्रेन में लगाई गई है और पुतिन के अचानक हवाई हमलों को बेअसर कर रही है। जापान ने यूक्रेन के लिए जो किया है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि उसने एक भी गोली चलाए बिना रूस को जबरदस्त झटका दिया है। जापान को इसकी जरूरत नहीं पड़ी। जो उसने दिया है वो यूक्रेन के साथ एक ऐसे गठबंधन का नतीजा है जिसकी कल्पना पुतिन ने कभी नहीं की थी। जब यूक्रेन के आसमान में पहले से कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में रूसी शाही ड्रोन मंडरा रहे हैं, ऐसे समय में एक प्रमुख जापानी कंपनी और यूक्रेन के कई ड्रोन विकास व्यवसायों में से एक के बीच साझेदारी उभरी है। 10 साल पहले स्थापित टेरा ड्रोन कॉर्पोरेशन जापान की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में है। 650 कर्मचारियों और टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के साथ ये एक बढ़ती हुई कंपनी है जिसने रक्षा क्षेत्र में अपनी एंट्री की घोषणा की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अपनी लगभग 60% आय जापान के बाहर बनाई गई साझेदारियों से कमाती है। यहीं से यूक्रेन की भूमिका शुरू होती है। खार्किव के फ्रंटलाइन शहर में अमेजिंग ड्रोन नामक कंपनी है। अमेजिंग ड्रोन का निर्माण टेरा ड्रोन कॉर्पोरेशन से अलग तरीके से हुआ। जहां टेरा मुनाफा कमाने के लिए शुरू हुआ, वहीं अमेजिंग ड्रोन उस युद्ध से बना जिसे यूक्रेन नहीं चाहता था। अमेजिंग ड्रोन ने तरक्की की है। 3 साल पहले शुरू हुई स्वयंसेवी पहल अब एक विकसित कंपनी बन गई है और ब्रेव वन डिफेंस क्लस्टर का अहम हिस्सा है। यूक्रेन ने अपने ड्रोन निर्माताओं को बड़ा सोचने और वो सब कुछ बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह व्यवस्था की है जिसकी यूक्रेन को अपनी रक्षा के लिए जरूरत है। अब अमेजिंग ड्रोन टेरा ड्रोन कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर एक बेहद अहम तकनीक विकसित कर चुका है जो पुतिन की अचानक हवाई बमबारी की रणनीति खत्म कर सकती है। टेरा A1 एक इंटरसेप्टर ड्रोन है जो रूस के शाहिद टाइप लंबी दूरी के अटैक ड्रोन के खिलाफ यूक्रेन की सभी समस्याओं का हल करता है। 2025 की एक रक्षा प्रदर्शनी में अमेजिंग ड्रोन्स के संस्थापक मैक्सिम क्लिमेंको और टेरा ड्रोन के संस्थापक तोरू तुकाशिगा की मुलाकात से जन्मा टेरा एक एंटी ड्रोन डिफेंस एक बेहतरीन मशीन है। 300 किलोमीटर प्रति घंटा या लगभग 186 मील प्रति घंटा की टॉप स्पीड और 35 किलोमीटर यानी 20 मील से थोड़ी ज्यादा की रेंज के साथ ये इंटरसेप्टर ड्रोन रूस के आने वाले शाहिद ड्रोन से निपटने के लिए जरूरी स्पीड और रेंज देता है। ये एक ही 15 मिनट की उड़ान में शुरुआती निगरानी से लेकर लक्ष्य की पहचान और अंत में इंटरसेप्शन तक पूरे मिशन चक्र को भी पूरा कर सकता है। इस स्पीड का महत्व मत भूलिए। टेरा एक फायर पावर की कमी को पूरा करता है क्योंकि ये रूस के शाहिद टाइप ड्रोन से 100 किलोमीटर या 62 मील प्रति घंटे ज्यादा तेज है, भले ही इसमें वारहेड नहीं है। ये सिर्फ एक इंटरसेप्टर नहीं है जो मंडराकर शाहिद के उससे टकराने की स्थिति में आता है। टेरा एक शाहिद का पीछा कर आसमान में उसे ड्रोन से निशाना बनाता है जिससे वो बच नहीं सकता और रूसी मशीन को विस्फोट के साथ धरती पर गिरा देता है। ये मौत की दौड़ हमेशा जरूरी नहीं बल्कि ये बेहद कम ही देखने को मिलेंगी। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार टेरा एक स्टेल्थ ड्रोन है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के कारण ये बहुत कम शोर करता है और हीट सिग्नेचर नहीं छोड़ता, जिससे रूस में बैठे शाहिद ड्रोन ऑपरेटर को इसे पकड़ना मुश्किल होता है। अक्सर टेरा A1 के आने का पता तभी चलता है जब वो इंटरसेप्टर शाहिद ड्रोन के कैमरे के सामने से उड़ता है। अधिकतर मामलों में टेरा A1 मंडराकर लक्ष्य पहचानकर ऑपरेटर को पता लगने से पहले उसे उड़ा देता है। और टेरा A1 बिना ऑपरेटर के भी खुद काम कर सकता है। ये एक बुद्धिमान ड्रोन है जो रूस के शाहिद्स को बिना ज्यादा ट्रेनिंग के उड़ा सकता है, चाहे वो खुद ड्रोन की ट्रेनिंग हो या उसे कंट्रोल करने वाले ऑपरेटर की, और यही मामला गंभीर हो जाता है। टेरा A1 बनाने में सिर्फ $2000 लगते हैं। हमारे साथ रहें, आप जानेंगे यह क्यों महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस ड्रोन को बनाने वाली साझेदारी शुरुआती विकास चरण में है और अगला कदम बड़े पैमाने पर उत्पादन है। टेरा ड्रोन ने अपने वादे पूरे किए और अपनी सहायक कंपनी से टेरा A1 ड्रोन के उत्पादन में $10 मिलियन निवेश किए हैं। ये पूंजी यूक्रेन के लिए पैसों से भी ज्यादा फायदेमंद है। जापान में पूंजी पर ब्याज दर लगभग 2% है, जबकि यूक्रेन में यह करीब 20% है। ये निवेश सस्ते पैसे का है जो अमेजिंग ड्रोन अपने देश में नहीं जुटा सकता था, और इस पैसे का इस्तेमाल रूस जितने संभाल सके उससे ज्यादा टेरा A1 बनाने में होगा। अभी उत्पादन धीमा है। एक कर्मचारी रोज 2 टेरा A1 बना सकता है, पर अमेजिंग ड्रोन के वर्कशॉप्स में कर्मचारियों की संख्या पता नहीं। लेकिन प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है, पैसा लगातार आ रहा है और बहुत जल्द टेरा A1 का निर्माण इतने बड़े पैमाने पर होने वाला है कि ये यूक्रेन के लिए अपने आसमान और अपने लोगों को रूस के शाहिद के खतरे से बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक बन सकता है। ये विस्तार गोलाबारी के दौरान ही करना है और टोकुशिगा जानते हैं कि पारंपरिक फैक्ट्री इसका हल नहीं।
ऐसी फैक्ट्रियां निशाना बनती हैं, लेकिन टेरा ड्रोन के संस्थापक के अनुसार यूक्रेनी इंजीनियर जानते हैं कि विकेंद्रीकृत उत्पादन और खतरे में काम कैसे करना है। हम भी इस तरीके का अध्ययन कर रहे हैं और इस पर विचार कर रहे हैं। उस दिखने में साधारण से बयान में हम जो देखते हैं वो ये है कि ये बिल्कुल भी एक तरफा साझेदारी नहीं है। यूक्रेन को नए इंटरसेप्टर ड्रोन मिल रहे हैं, लेकिन जापान को वो ज्ञान और अनुभव मिल रहा है जो युद्ध में परखा हुआ है और आज की इस तेजी से अराजक होती दुनिया में बहुत जरूरी है। टेरा ड्रोन जापान में यूक्रेनी ड्रोन बनाना शुरू करने पर विचार कर रहा है। वहां इन्हें जापान के लाभ के लिए भी बनाया जा सकता है और संभवतः यूक्रेन भेजा जा सकता है ताकि इन्हें पुतिन की सेनाओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। हम यहाँ जो देख रहे हैं वो खुद टेरा A1 जितना ही महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन अब एक बड़ी जापानी कंपनी के साथ संबंध से जापान के साथ व्यापक संबंध बना रहा है। हम पहले ही इसके संकेत देख चुके हैं। जापान यूक्रेन का रूस के खिलाफ लगातार मानवीय सहायता से समर्थन कर रहा है। फरवरी में जापान ने यूक्रेन के क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक स्थलों की मरम्मत के लिए $3.8 मिलियन देने का वादा किया। 1 अप्रैल तक जापानी पीस इन यूक्रेन परियोजना के तहत यूक्रेन को $1.3 अरब और देने का वादा किया गया था। और इसी फरवरी में संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने 47 जापानी कंपनियों के साथ अनुदान समझौतों की एक श्रृंखला पूरी कर ली है, जो यूक्रेन के अंदर अपने व्यापार मॉडल और तकनीकों का परीक्षण शुरू करेंगी। ये 2 शक्तिशाली देशों के बीच तेजी से बढ़ते संबंधों के संकेत हैं। अमेजिंग ड्रोन और टेरा ड्रोन का गठबंधन सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे कई और भी हैं। मार्च में यूक्रेन और जापान सरकारों ने रक्षा उपकरण व तकनीक के हस्तांतरण के लिए एक अंतर सरकारी साझेदारी की तैयारी शुरू की। इसका उद्देश्य दोनों देशों को संयुक्त उत्पादन में मदद करना है, जिससे हथियारों की स्थानीयकरण परियोजनाएं शुरू होंगी। जापान यूक्रेनी अटैक ड्रोन खरीदने पर विचार कर रहा है, जो इंडो पैसिफिक में तनाव बढ़ने पर उसके आक्रामक शस्त्रागार के लिए अहम होंगे। यूक्रेन के लिए इस तरह की साझेदारियां हथियारों और पैसों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं, जिनका उपयोग वह रूस के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए कर सकता है। यूक्रेन अब वैश्विक भू राजनीति में अहम भूमिका निभा रहा है, जो पुतिन के 4 साल से भी पहले लिए गए उस फैसले यानी पूर्ण पैमाने का आक्रमण शुरू करने के निर्णय के बिना संभव नहीं था। उन्होंने सोचा था कि यूक्रेन जल्दी हार जाएगा, लेकिन यूक्रेन मजबूती से डटा हुआ है और 4 साल से ऐसा कर रहा है। और विडंबना यह है कि पुतिन ने यूक्रेन में जो कुछ भी किया है उसका नतीजा सिर्फ इतना हुआ है कि उसने एक और भी मजबूत देश बना दिया है, जिसने ऐसे सहयोगियों से संबंध बना लिए हैं जो कभी नहीं बनते अगर पुतिन वहीं रुके रहते। लेकिन हम इस विषय पर बाद में वापस आएंगे। इससे पहले कि हम ऐसा करें और इससे पहले कि हम यह बताएं कि टेरा A1 यूक्रेन के लिए सीधे तौर पर क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है, यह एक त्वरित याद दिलाना है कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी से कुछ फायदा मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे क्या आने वाला है उसे न चूकें। अब टेरा A1 यूक्रेन के लिए इतना बड़ा वरदान क्यों? इसका जवाब रूस की हवाई रणनीति में है। रूस को शाहिद तकनीक मिलने के बाद से वो यूक्रेन के खिलाफ थका कर चुकाने की रणनीति अपना रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो रूस लगातार बढ़ती संख्या में यूक्रेन पर ड्रोन के झुंड भेज रहा है, जिसका मकसद यूक्रेन के बुनियादी ढांचे, शहरों और लोगों को पूरी तरह से तबाह करना है। संख्या वाकई डरावनी है। हालांकि अब यूक्रेन उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां वो लंबी दूरी के मोर्चे पर रूस को बराबरी से जवाब दे सकता है। सिर्फ मार्च महीने में ही रूस ने यूक्रेन पर 6,462 ड्रोन दागे। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन ने रूस की मासिक संख्या पार की है और 7,347 लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च किए हैं। ये यूक्रेन के लिए नया अनुभव है। रूस के लिए एक महीने में हजारों ड्रोन लॉन्च करना आम बात है, जिससे आर्थिक समस्याएं हो रही हैं। लंबी दूरी के ड्रोन हमलों के जवाब में यूक्रेन ने अमेरिका और पश्चिमी सहयोगियों से मिली आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियां जैसे पैट्रियट यूनिट्स का उपयोग किया। पैट्रियट यूक्रेन के लिए रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में बहुत जरूरी प्रणाली है, लेकिन एक एंटी ड्रोन रक्षा प्रणाली के रूप में पैट्रियट लगभग बेकार है। इसका पैट्रियट की क्षमताओं से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ड्रोन के खिलाफ पैट्रियट का इस्तेमाल करने में आने वाली भारी लागत से सब कुछ जुड़ा है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अनुसार रूस को एक शाहिद टाइप ड्रोन बनाने में करीब $35,000 लगते हैं। एक एडवांस्ड पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर यूक्रेन को $40 लाख खर्च कराता है। ये समझने के लिए अर्थशास्त्र का जीनियस होना जरूरी नहीं कि पैट्रियट रूस के ड्रोन से निपटने का सही हथियार नहीं है। अगर मार्च में यूक्रेन के पास सिर्फ वही सिस्टम होता तो उसे 100% इंटरसेप्शन रेट हासिल करने के लिए $25.8 अरब से ज्यादा खर्च करने पड़ते। सही कहा, इतना खर्च करना हास्यास्पद है। काउंसिल बताता है कि सस्ते एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कोयोट भी हर शॉट पर यूजर से हजारों डॉलर लेते हैं। रूस के ड्रोन हमलों के अलावा यूक्रेन की बड़ी चुनौती आर्थिक रूप से समझदार एयर डिफेंस समाधान ढूंढना है। यही टेरा एक यूक्रेन के शस्त्रागार में सबसे अहम हथियार बन सकता है। हमने पहले बताया था कि इसकी कीमत $2,000 है।
अगर रूस के मार्च हमलों पर 100% इंटरसेप्शन हुआ तो कुल लागत 12.9 मिलियन डॉलर से थोड़ी ज्यादा होगी। निश्चित रूप से ये कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन पेट्रियट जैसे सिस्टम का इस्तेमाल करने की तुलना में ये काफी कम है। अगर एक शाहिद टाइप ड्रोन की कीमत $1000 है तो 6462 ड्रोन की कीमत 226 मिलियन डॉलर से ज्यादा होगी, जिससे यूक्रेन को फायदा है। टेरा ए1 जैसे हथियारों के साथ यूक्रेन को अपनी एयर डिफेंस नेटवर्क के लिए पैसे जुटाने की चिंता से राहत मिलती है, और अब हर रूसी हवाई हमले पर पुतिन को जितना खर्च करना पड़ेगा उससे कहीं कम खर्च में यूक्रेन उसे नाकाम कर सकता है। इसके अलावा एक और फायदा यह है कि टेरा ए1 जैसी तकनीक यूक्रेन और जापान को यह दिखाने का मौका देती है कि अमेरिका अभी ईरान में जो कर रहा है उसके मुकाबले हमारे पास पैट्रियट से बेहतर और सस्ता विकल्प है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका को भी ऐसी किसी चीज की जरूरत है। वो अभी ईरान में जो कर रहा है वो काफी अकार्यक्षम है। 20 मार्च को यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि यूक्रेन के ड्रोन विशेषज्ञ, जिन्हें मध्य पूर्व में ईरान के शाहिद ड्रोन से निपटने के लिए तैनात किया गया है, ने टिप्पणियां की। प्रशिक्षकों ने देखा कि अमेरिका ने एक हवाई खतरे को गिराने के लिए 8 तक पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल की। अन्य मामलों में अमेरिका ने SM-6 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिनकी कीमत लगभग $60 लाख प्रति मिसाइल है, ताकि उन शाहिद ड्रोन को गिराया जा सके जिनकी कीमत सिर्फ $70,000 है। हमने पहले ही कहा था, यह तरीका यूक्रेन के लिए लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होगा। यही बात अमेरिका पर भी लागू होती है, चाहे उसका सैन्य बजट कितना भी हो। जापान और यूक्रेन ने मिलकर ऐसा किया है, जिससे दोनों को अमेरिका से संबंध मजबूत करने में मदद मिल सकती है। लेकिन आइए एक पल के लिए इंटरसेप्टर ड्रोन पर वापस आते हैं। जो लोग पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन के वायु रक्षा के तरीके पर ध्यान दे रहे हैं, वे जानते होंगे कि इंटरसेप्टर ड्रोन की अवधारणा कोई नई बात नहीं है। यूक्रेन महीनों से इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और ये बेहद प्रभावी साबित हुए हैं। प्रावदा की 3 मार्च की रिपोर्ट के अनुसार इंटरसेप्टर ड्रोन ने फरवरी में मॉस्को द्वारा कीव पर छोड़े गए शाहिद हमलावर ड्रोन में से 70% को मार गिराया, जिससे ये यूक्रेन के लिए काफी प्रभावी साबित हुए हैं। यूक्रेन में इंटरसेप्टर रूसी ड्रोन के 30% को मार गिराने के लिए जिम्मेदार हैं। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंद्र सिरस्की ने बताया कि इन ड्रोन ने यूक्रेन के लिए बड़ा फर्क डाला है। उन्होंने कहा, खराब मौसम और स्ट्राइक की कमी के बावजूद फरवरी में हमारी वायु रक्षा की क्षमता कम नहीं हुई। पिछले महीने हमारे इंटरसेप्टर ड्रोन ने 6300 उड़ानें भरी और 1500 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के रूसी UAV नष्ट किए। ध्यान रखें कि यह तकनीक अभी भी काफी नई है, लेकिन यूक्रेन ने इसे तेजी से अपनाया है। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के अनुसार 2026 में यूक्रेन ने इंटरसेप्टर ड्रोन का घरेलू उत्पादन 2025 से 8 गुना बढ़ा दिया। अब 20 से ज्यादा यूक्रेनी कंपनियां इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और यूक्रेन के ड्रोन की मिशन सफलता दर 60% से अधिक है। सिरस्की के आंकड़ों से ऐसा नहीं लगता। शायद परिषद कुल इंटरसेप्टर तैनाती की बात कर रही है, न कि इस्तेमाल किए गए इंटरसेप्टरों और नष्ट किए गए शाहिद ड्रोन की सीधी तुलना की। फिर भी यह स्पष्ट है कि इंटरसेप्टर ड्रोन एक प्रमुख तकनीक है जिसे यूक्रेन आगे विकसित करने पर बहुत जोर दे रहा है। यूक्रेन के आसमान में दिख रही चीजें तकनीक के शुरुआती विकास को दर्शाती हैं। टेरर A1 अगला विकास चरण है, तेज, स्वायत्त और सस्ता। इसे जापानी कंपनी के साथ साझेदारी में बनाया गया, जिससे यूक्रेन के लिए कई नए अवसर खुलते हैं। ये जल्द ही बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच का हिस्सा बनेगा, जो नजदीकी दूरी पर शाहिद प्रकार के ड्रोन से रक्षा करेगा, जबकि अन्य प्रणालियां रूस की मिसाइलों से निपटेंगी। इसका बड़ा असर है, जिसे हमने वीडियो में पहले भी बताया है। हम इस नई साझेदारी के साथ जो देख रहे हैं वह एक और उदाहरण है कि पुतिन ने यूक्रेन में अपनी तथाकथित विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू करते समय जो हासिल करना चाहा था, उसका ठीक उल्टा ही उन्होंने हासिल किया है। उस कार्रवाई का मकसद यूक्रेन को मिटाना था, लेकिन 4 साल की लड़ाई के बाद पुतिन की जंग ने यूक्रेन को भू राजनीतिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया है। यूक्रेन जापान की मजबूत साझेदारी सिर्फ एक उदाहरण है। दोनों देश समझते हैं कि रक्षा संबंध अब फायदेमंद है, जो पुतिन के हमले से पहले संभव नहीं थे, जिसने यूक्रेन को ड्रोन नव प्रवर्तन में अग्रणी बना दिया। हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और दुनिया भर के साझेदारों में ऐसे ही रिश्ते बन रहे हैं। यूक्रेन ने मध्य पूर्व के कई खाड़ी देशों से 10 साल के रक्षा समझौते किए हैं, ताकि वे ईरानी शाहिद ड्रोन से मुकाबले के तरीके खोज सकें, जो उन ड्रोन का आधार हैं जिन्हें रूस यूक्रेन पर दागता है। कुछ लोगों का मानना है कि यूक्रेन 2027 तक यूरोपीय संघ में शामिल हो सकता है, जिससे उसके उस समूह से संबंध मजबूत होंगे जो पहले से यूक्रेन की रक्षा में योगदान दे रहा है। यूक्रेन के ड्रोन ने यह संभव बनाया। सऊदी अरब, कतर और जापान कभी यूक्रेन के साथ रक्षा साझेदारी पर विचार नहीं करते थे। उन्हें इसकी जरूरत नहीं लगती थी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फरवरी में कहा था कि यूक्रेन जापान के साथ समुद्री ड्रोन व इंटरसेप्टर तकनीक साझा करने को तैयार है। टेरर ए एक इसी साझेदारी का नतीजा हो सकता है।
इन सभी देशों के पास आधुनिक सैन्य तकनीक थी, या तो उन्होंने खुद विकसित की थी या फिर अमेरिका जैसे साझेदारों ने उन्हें उपलब्ध कराई थी। लेकिन अब यूक्रेन उनके सभी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। घुमा फिरा कर देखें तो इसकी वजह पुतिन है। उनका युद्ध यूक्रेन को भू राजनीतिक रूप से मजबूत कर गया। ये मजबूती ऐसे समय में आई है जब पुतिन के शासन में रूस का वैश्विक प्रभाव सबसे कमजोर है। 2026 में पुतिन ने देखा कि वेनेजुएला के पूर्व तानाशाह निकोलस मादुरो को हटा दिया गया। एक सहयोगी कम हो गया। ईरान के हंगामे ने रूस को सहयोगी अली खुमैनी गवा दिया है, जबकि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शासन परिवर्तन में सफल होने का इंतजार है, जिससे खाड़ी में रूस का प्रभाव बुरी तरह पंगु पड़ सकता है, खासकर जब यूक्रेन की स्थिति वहां सबसे मजबूत है। रूस पर अब उसके हथियारों के लिए भी भरोसा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो यूक्रेन में अपने उपकरणों का भंडार तेजी से खत्म कर रहा है और हर गुजरते दिन ये साबित हो रहा है कि उसके हथियार वैसे नहीं हैं जैसे उन्हें प्रचारित किया गया था। उसके पहले के और भी ज्यादा खरीदार अब दूसरे आपूर्तिकर्ताओं की ओर रुख कर रहे हैं। मॉस्को टाइम्स ने 9 मार्च को बताया कि रूस के हथियार निर्यात में पिछले 5 साल में 64% की गिरावट आई है। रूस को अपने हथियारों की जरूरत ज्यादा है और भारत, चीन जैसे ग्राहक कम खरीद रहे हैं। इस दौरान यूरोपीय संघ के देश, जिनमें यूक्रेन भी जल्द शामिल हो सकता है, रूस से 4 गुना ज्यादा हथियार बेच रहे हैं। जापान का टेरर एक यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा साबित होगा। रूस के लंबी दूरी के हमलों से निपटने में इंटरसेप्टर ड्रोन का यह नया प्रकार उस देश के लिए काफी मददगार है जो अब इन किफायती हथियारों पर ज्यादा निर्भर है। लेकिन पुतिन के लिए असली चिंता इसके बड़े प्रभाव है। इस समझौते से जापान और यूक्रेन रक्षा क्षेत्र में पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए हैं। यूक्रेन और अन्य देशों के लिए भी यही कहा जा सकता है। पुतिन बस देखते रह सकते हैं कि रूस का प्रभाव घट रहा है और यूक्रेन का बढ़ रहा है। हर इंटरसेप्ट किया गया शाहिद ड्रोन क्रेमलिन को सच दिखाएंगे। हर टेरर A1 की उड़ान पुतिन को याद दिलाती है कि जापान यूक्रेन के साथ है। शायद पुतिन यूक्रेन और जापान के नए इंटरसेप्टर ड्रोन पर उतना ध्यान नहीं देंगे जितना देना चाहिए। ओडिन का जादुई भाला कुछ ऐसा लगता है जैसे नॉर्ड्स मिथोलॉजी से सीधा निकला हो। देवता जैसा हथियार शायद D&D खेल में मिशन पूरा करने पर इनाम में मिला हो। लेकिन वो भाला असली है। ये अभी यूक्रेन में है और स्वीडन की वजह से यूक्रेन के पास अब कुछ इतना डरावना है कि पुतिन जानते हैं कि वो जो आने वाला है उसे रोक नहीं सकते। गुमनिर आ चुका है और रूस इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। रूस जानता है कि गुमनिर कोई ऐसा हथियार भर नहीं है जिसे स्वीडन ने यूक्रेन को किसी दूर के भविष्य में देने का वादा किया हो। ये पहले से ही यूक्रेन में है और काले सागर में रूस की सैन्य व तेल संरचना पर यूक्रेन के सबसे विनाशकारी हमलों में इस्तेमाल हुआ। हमें लगा था कि उस हमले के बारे में यूक्रेन जो भी जानकारी देने को तैयार था, हम सब कुछ जानते थे। 6 अप्रैल को खबर आई कि यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों की सेना ने देश की नौसेना के साथ मिलकर काले सागर में रूस के सिवाश अपतटीय तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर एक विनाशकारी हमला किया। उस प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचाना यूक्रेन के लिए रूस के तेल उद्योग पर एक और वार करने के लिहाज से महत्वपूर्ण था। लेकिन असली वजह यह थी कि रूस ने युद्ध के अधिकांश समय में सिवाश प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल निगरानी और सैन्य चौकी के रूप में किया है। कम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों के रडार, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां उस प्लेटफॉर्म पर तैनात की गई थीं, जिससे वह तेल के बजाय एक सैन्य ठिकाना बन गया। यूक्रेन ने सिवाश को गिरा दिया और जितना हमें पता है यूक्रेन ने यह हमला ड्रोन का इस्तेमाल करके किया। यही बात यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों की सेना के कमांडर रॉबर्ट ब्रॉवडी ने टेलीग्राम पोस्ट में हमले की घोषणा करते हुए कही थी। फ्लोटिंग ड्रिल रिग सिवाश को 413 ओपी रीड के बर्ड्स ने नेवी की डीप सी अटैक फोर्स के साथ मिलकर निष्क्रिय किया, ब्रॉवडी ने घोषणा की, और वे सच बोल रहे थे। जल्द ही एक वीडियो सामने आया जिसमें यूक्रेन ने सिवाश पर ड्रोन से हमला किया, जो कि काले सागर में भेजे गए समुद्री ड्रोन से लॉन्च किए गए प्रतीत होते हैं। तो ऑपरेशन पूरा हो गया और हमें पता चला कि यूक्रेन ने कैसे किया। लेकिन दिखावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ब्रोडी ने इस मामले का एक अहम हिस्सा छोड़ दिया था जो अब सामने है। 6 अप्रैल में बदलने वाली रात सिवाश पर हमला सिर्फ ड्रोन से नहीं हुआ था। यूक्रेन ने भी स्वीडिश गंगनीर मिसाइलें दागी थीं। 7 अप्रैल को कीव पोस्ट ने बताया कि यूक्रेनी नौसेना ने सिवाश हमले में स्वीडन की RBS-15 मिसाइल के इस्तेमाल का खुलासा किया था और बाद में उसकी पुष्टि की थी। गंगनिर के नाम से जानी जाने वाली ये मिसाइल, जिसका मोटे तौर पर अर्थ ओडिन का जादुई भाला होता है, एक बेहद शक्तिशाली जहाज रोधी मिसाइल है और अब तक यह स्पष्ट नहीं था कि यूक्रेन के पास यह मिसाइल है या नहीं। आउटलेट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की नौसेना के वीडियो से पता चला कि सिवाश हमले में गंगनिर का इस्तेमाल हुआ, जिससे रूस में हलचल मच गई। 20 सेकंड के इस फुटेज में दिखाया गया है कि यूक्रेन स्वीडिश मिसाइलें जमीनी प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर रहा है।
ओसेंट वॉरफेयर एक्स अकाउंट के अनुसार गंगनेर की यूक्रेन युद्ध में ये पहली सार्वजनिक उपस्थिति है, जबकि यूक्रेन को स्वीडन की मिसाइलें पहले से उपलब्ध थीं। हम जल्द इस पर लौटेंगे। सबसे पहले ओसेंट वॉरफेयर द्वारा साझा किए गए वीडियो में स्वीडिश मिसाइल के 2 लॉन्च होते हुए दिखाई देते हैं। कीव पोस्ट के अनुसार अन्य फुटेज में मिसाइलें सिवाश प्लेटफॉर्म पर सीधा वॉर करती दिख रही हैं, जो क्रीमिया तट से 60 से 80 किलोमीटर या लगभग 37 से 50 मील उत्तर पश्चिम में है। वीडियो और गंगनेर के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली लॉन्च की स्पष्ट तस्वीरों के बीच तुलना से यह और भी पुष्टि होती है कि यूक्रेन ने वास्तव में स्वीडिश मिसाइल तैनात की है। सिवाश प्लेटफॉर्म की क्रीमिया तट से नजदीकी को नजरअंदाज न करें। यह आपको कुछ संकेत देता है कि यूक्रेन ने उस खास तेल ड्रिलिंग रिग को निशाना बनाने के लिए क्यों चुना। रूस ने सिवाश प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर डिफेंस सिस्टम क्रीमिया में अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए लगाए। अब सुरक्षा प्रणालियां जल रही हैं। ओडिन के जादुई भाले से हमला किया गया और उसके बाद यूक्रेन के ड्रोन द्वारा किए गए हमलों के कारण वह तेल ड्रिलिंग रिग अब कब्जे वाले क्रीमिया के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में काम नहीं कर सकता। हम जल्द ही क्रीमिया की मुख्य भूमि पर हमले की रिपोर्ट देने की उम्मीद करते हैं, शायद तट से दूर स्थित उन लक्ष्यों पर जिन्हें सिवाश ने सुरक्षा दी थी। अब हम पुष्टि कर सकते हैं कि RBS-15 यूक्रेन के शस्त्रागार में है। इसने सभी को चौंका दिया है, खासकर पुतिन और उनके क्रेमलिन साथी को, जो सोच रहे थे कि यूक्रेन अब पश्चिमी मिसाइलों का भंडार खत्म होने के कारण अपनी खुद की बनाई मिसाइलों पर ही निर्भर होता जा रहा है। सिवाश ने पुतिन को दिखाया कि यूक्रेन के पास कई विकल्प हैं। उसके पास अपनी और पश्चिमी मिसाइलें हैं, जिनसे वो क्रीमिया में रूस की अहम सैन्य संपत्तियों को निशाना बना सकता है। अब पुतिन को यूक्रेन को दी गई नई पश्चिमी मिसाइल से निपटना होगा। यहीं से जंग के हालात बदलने लगते हैं। यूक्रेन में गंगनेर की मौजूदगी रूस के लिए केवल मिसाइल की ताकत के कारण ही खतरनाक नहीं है। ये पुतिन के लिए संकेत है कि स्वीडन को तटस्थ रखने की उसकी धमकियां नाकाम रहीं। रूस ने उस देश को, जो सदियों तक युद्ध से बचता रहा, अब रूस के दुश्मन को हथियार देने और पुतिन को रोकने की पूरी कोशिश करने वाला देश बना दिया है। हम जल्द ही दूसरे बिंदु का पता लगाएंगे, तब तक हमारे साथ रहें। यूक्रेन ने सिवाश को नष्ट करने के लिए जो मिसाइल तैनात की है, वो रूस को यूक्रेन के पास बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? मिसाइल की बुनियादी विशेषताओं पर एक नजर डालना ही इस सवाल का जवाब देने के लिए काफी है। साब बोफोर्स डायनामिक्स द्वारा बनाई गई RBS-15 या रोबोट सिस्टम 15, अगर इसे सीधे शब्दों में कहें तो ये वास्तव में एंटी शिप मिसाइलों का एक पूरा परिवार है, जिसे इस तरह की मिसाइल से उम्मीद की जाने वाली जहाज तोड़ क्षमताओं को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। भूमि पर हमला करने की क्षमता इसे बेहद बहुप्रकारी बनाती है। मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर या 186 मील से भी अधिक हो सकती है। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि गंगनेर का कौन सा वर्जन इस्तेमाल किया गया है। वारहेड का वजन करीब 200 किलोग्राम 440 पाउंड है और ये मिसाइल लगभग माक 1 की स्पीड तक पहुंचने में सक्षम है। ये मैक 0.9 से थोड़ा कम, करीब 690 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो यूक्रेन के पास अब ऐसी मिसाइल है जो तेज चलती है, जोरदार वॉर करती है और इसकी रेंज इतनी लंबी है कि इसे काला सागर, क्रीमिया और यूक्रेन के मुख्य भूभाग के कब्जा किए गए इलाकों में हर तरह के टारगेट पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कीव पोस्ट के अनुसार RBS-15 मिसाइल टारगेट तक पहुंचने के लिए GPS और इनर्शियल नेविगेशन का उपयोग करती है। इसमें टर्मिनल एक्टिव रेडार है, जो होमिंग क्षमता और फायर एंड फॉरगेट फंक्शन देता है, जिससे मिसाइल बहुत प्रभावी बनती है। ये फंक्शनैलिटी नाम के अनुसार ही काम करती है। यूक्रेन मिसाइल में एक टारगेट प्रोग्राम कर सकता है, फायर कर सकता है और फिर मिड फ्लाइट में किसी भी मैनुअल एडजस्टमेंट की चिंता किए बिना बाकी सब कुछ मिसाइल खुद संभाल लेती है। हमने कहा था कि RBS-15 मिसाइलों का एक परिवार है। इससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि यूक्रेन के पास कौन कौन से वर्जन हैं और उसने सिवाश ऑयल रिग पर हमला करने के लिए कौन सा इस्तेमाल किया। नेवल न्यूज के पास कुछ संभावित जवाब हैं। यूक्रेन की नौसेना की मिसाइल दागने की फुटेज सबसे पहले RBS-15 के इस्तेमाल की पुष्टि करती है, क्योंकि लॉन्च पर डबल एग्जॉस्ट प्लूम दिखता है। ये वही खासियत है जिसके लिए ये स्वीडिश मिसाइल जानी जाती है और ये यूक्रेन के शस्त्रागार में मौजूद दूसरी किसी भी मिसाइल में नहीं मिलती। आउटलेट के अनुसार यूक्रेन ने संभवतः गंगनेर का मार्क 3 या 4 वैरायटी इस्तेमाल किया, जिसमें पहले संस्करणों की तुलना में कई अपग्रेड्स हैं। रेंज को बढ़ाकर 200 किलोमीटर या 124 मील से अधिक करना उन अपग्रेड्स में से एक है। यूक्रेन काला सागर में रूसी ठिकानों पर गंगनेर से हमला कर रहा है और ये बढ़ी हुई रेंज जरूरी है। ध्यान देने वाली बात है कि यूक्रेन का लक्ष्य जमीनी और समुद्री दोनों तरह के आधार वाला एक अजीब लक्ष्य था। ऑफशोर ऑयल रिग जहाज नहीं है, हालांकि इसमें कुछ समानताएं हैं क्योंकि ये समुद्र में है। ये कोई जमीनी लक्ष्य नहीं है, इसमें ऐसी ताकतें और कमजोरियां हैं जो जहाजों में नहीं होती।
ये मिश्रण RBS-15 के मार्क 3 या 4 संस्करण के उपयोग की संभावना बढ़ाता है, क्योंकि ये स्वीडिश मिसाइलें जमीन व समुद्र दोनों लक्ष्यों को मार सकती हैं। ओडिन का जादुई भाला यूक्रेन के शस्त्रागार के लिए इसकी बहुउपयोगिता के कारण बड़ी बढ़ोतरी है। लेकिन इसमें एक और कारक है जो सब कुछ बदल देता है और RBS-15 को यूक्रेन के हालिया हमले के लिए सबसे उपयुक्त बनाता है। उससे पहले याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आप ऐसी ही जानकारी देखना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अब दूसरे कारक की बात करते हैं। RBS-15 अपनी रेंज और ताकत के कारण सिवाश पर हमले के लिए अच्छा विकल्प था। हालांकि इस प्लेटफॉर्म के बारे में एक और बात है जिसका हमने वीडियो में पहले जिक्र किया था, जो शायद आपका ध्यान आकर्षित कर सकती है। टेल रिग पर लगे एयर डिफेंस रेडार के अलावा रूस सिवाश ऑयल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों के लिए भी कर रहा है और यूक्रेन उन रडारों को नष्ट करना चाहता था। EW के जरिए रूस GPS सिग्नल को बाधित कर सकता है और ड्रोन तथा मिसाइल दोनों को उनके रास्ते से भटका सकता है। यहीं पर RBS-15 काम आता है। इस मिसाइल को न केवल तटीय और खुले समुद्री इलाकों में काम करने के लिए अनुकूलित किया गया है, बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरोध रोधी उपाय भी लगे हुए हैं। दूसरे शब्दों में, गंगनेर के पास अपनी खुद की EW क्षमता है, जिसका इस्तेमाल वह रूस द्वारा यूक्रेन की मिसाइलों और ड्रोन के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही EW को निष्क्रिय करने के लिए कर सकता है। यह आग का जवाब आग से देने वाली रणनीति है। इसका अर्थ है कि RBS-15 स्वाभाविक रूप से GPS जैमिंग और स्पूफिंग तकनीकों के प्रति प्रतिरोधी है, जैसे सीवॉश प्लेटफॉर्म के EW डिवाइस उपयोग करते हैं, जो यूक्रेन ने 6 अप्रैल को किए हमलों को रोकते हैं। ओडिन का जादुई भाला शायद आगे की घटनाओं की नींव रख चुका था। यूक्रेन ने अपने स्वीडिश मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के सीवाश EW सिस्टम को नष्ट करने के लिए किया और फिर उसके बाद उन ड्रोन हमलों को अंजाम दिया जिनके बारे में हमें पहले से पता था। सीवॉश के EW सिस्टम से मुक्त ड्रोन तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म के एयर डिफेंस राडार्स पर बेहद सटीक हमला कर सके, जो आमतौर पर संभव नहीं था। ये एक बेहद बुद्धिमान और कई स्तरों वाला हमला करने का तरीका है। यूक्रेन ने एक बार फिर रूस को दिखा दिया है कि उसकी गहराई तक हमले करने की रणनीति सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन को किसी लक्ष्य की ओर भेजने और उनके लगने की उम्मीद करने से कहीं आगे है। सीवाश हमला हर स्तर पर अच्छी तरह से योजनाबद्ध था और गंगनीर पूरे ऑपरेशन को सफल बनाने में अहम भूमिका में था। ये पुतिन के लिए चिंता की बात है। सिवाश के विनाश के बाद क्रीमिया में रूसी संपत्तियों पर हमले अब संभव हैं। अब असली सवाल ये है कि ये सब पहली बार कैसे हुआ। रूस को पूरी तरह से चौंका दिया गया है, क्योंकि यूक्रेन ने ऐसा हथियार इस्तेमाल किया है जिसे उसने पहले कभी नहीं आजमाया था। हालांकि अगर पुतिन ध्यान दे रहे होते तो उन्हें कम से कम इतना अंदाजा जरूर हो जाता कि कुछ ऐसा होने वाला है। ओडिन के जादुई भाले का आना चुपचाप हुआ लगता है, लेकिन यह यूक्रेन और स्वीडन के बीच लंबी बातचीत का परिणाम है। फरवरी 2022 में पुतिन के यूक्रेन पर हमले के बाद स्वीडन ने तुरंत अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। जून 2022 में ही स्वीडन ने एक रक्षा पैकेज देने का वादा किया था, जिसमें उसने यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार 12.7 मिमी राइफलें और सबसे महत्वपूर्ण RBS-17 एंटी शिप मिसाइलें भेजने का निर्णय लिया था। यह विशेष मिसाइल मूल रूप से अमेरिकी निर्मित हेलफायर की स्वीडिश संस्करण है। इसमें बदलाव कर इसे युद्धपोतों या ग्राउंड फायरिंग पोस्ट से लॉन्च करने लायक बना दिया गया, जिसे यूक्रेन के तट पर आसानी से लगाया या हटाया जा सकता था। यह रूस के लिए चेतावनी थी। स्वीडन युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन को मिसाइल देने को तैयार था और मिलितानिये के अनुसार उससे भी ताकतवर RBS-15 तैयार थी। RBS-17 के आने के बाद 2 साल स्वीडिश मिसाइल मोर्चे पर कुछ खास नहीं हुआ। फिर बदलाव आया। उस समय इसके बारे में ज्यादा सुनने को नहीं मिला और मीडिया में भी इसकी ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं हुई। कीव पोस्ट के अनुसार स्वीडन और यूक्रेन ने 2024 में यूक्रेन को RBS-15 मिसाइलें ट्रांसफर करने का समझौता किया। इसका मतलब 2 में से एक बात हो सकती है। या तो स्वीडन को इस समझौते को पूरा करने में लगभग 2 साल लग गए, जिस वजह से हम अब जाकर यूक्रेन में गंगनेर को देख रहे हैं, या फिर यूक्रेन को यह मिसाइल कई महीने अगर साल नहीं पहले ही मिल गई थी और वो इसे इस्तेमाल करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। रूस ने अभी ओडिन के जादुई भाले की ताकत झेली है, आगे हालात और बिगड़ सकते हैं। कीव पोस्ट ने कहा कि स्वीडन के अलावा भी देश RBS-15 का इस्तेमाल करते हैं। थाईलैंड, अल्जीरिया, बल्गारिया, पोलैंड, जर्मनी, फिनलैंड और क्रोएशिया भी इस मिसाइल का उपयोग करते हैं। इन देशों में से सभी यूरोपीय राष्ट्र यूक्रेन की रूस के खिलाफ रक्षा के सक्रिय समर्थक हैं और वे सभी पहले यूक्रेन को हथियार भेज चुके हैं। स्वीडन ने यूक्रेन को RBS-15 मिसाइल देने का समझौता किया है, लेकिन जर्मनी या फिनलैंड का क्या उनके पास भी ऐसे कोई समझौते चल रहे हैं? क्या वे समझौते पहले ही साइन हो गए हैं और हमें पता नहीं चला? अब जब यूक्रेन ठीक जान चुका है कि उसकी स्वीडिश मिसाइलें रूस के खिलाफ कितनी उपयोगी हो सकती हैं, क्या गंगनेर के हस्तांतरण पर बातचीत शुरू हो सकती है? इन सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं।
कई सवाल क्रेमलिन में उठने चाहिए क्योंकि कई देश गगनर मिसाइलें यूक्रेन भेज रहे हैं, जिससे रूस की सिवाच जैसी जगहों पर हमले बढ़ सकते हैं। रूस की स्थिति और बिगड़ती है क्योंकि स्वीडन केवल अपनी मिसाइलें यूक्रेन को नहीं दे रहा, बल्कि पुतिन के दुश्मन के साथ मिलकर नई मिसाइलें भी बना रहा है। ये जानकारी डिफेंस एक्सप्रेस के अनुसार है, जिसने जनवरी 2025 में रिपोर्ट किया था कि यूक्रेन और स्वीडन के रक्षा अधिकारियों ने एक नई संयुक्त पहल पर सहमति के लिए मुलाकात की थी, जिसका उद्देश्य एक लंबी दूरी के हथियार का विकास करना है। डिफेंस एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद से उस समझौते पर ज्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन इससे यूक्रेन और स्वीडन के सैन्य सहयोग में तेजी का संकेत मिलता है। पुतिन को जरूर यह सोचकर हैरानी हो रही होगी कि हालात यहां तक कैसे पहुंच गए। पुतिन के आक्रमण शुरू करने से पहले स्वीडन रूस के लिए कोई खास मायने नहीं रखता था। यूक्रेन युद्ध से पहले 200 सालों तक स्वीडन ने सैन्य तटस्थता और गुट निरपेक्षता की नीति को मजबूती से अपनाया था, ताकि देश को दूसरों के युद्धों में घसीटा न जा सके। टैंक यूक्रेन में घुसने पर स्वीडन वासियों के लिए सब कुछ बदल गया। 2 सदियों बाद स्वीडन ने खतरा महसूस किया और उसे रोकने के लिए काम जरूरी समझा। देश में रुख स्पष्ट हुआ। पहले पुतिन यूक्रेन पर हमला करते, फिर शायद बाल्टिक और नॉर्डिक देशों की ओर बढ़ते। रूस की आक्रामकता के कारण स्वीडन ने 200 साल की तटस्थता छोड़ नेटो सदस्यता चुनी। मार्च 2024 में उठाए गए इस कदम से उस सामूहिक रक्षा संगठन का विस्तार हुआ, जिसका पुतिन ने अपने आक्रमण के कारणों में हवाला दिया। रूस चाहता था कि नेटो छोटा हो जाए, उन देशों से छुटकारा पाले जो पूर्वी सीमा पर हैं और जिन्हें पुतिन मानते हैं कि वे रूस की सीमा के बहुत करीब आ गए हैं। हालांकि पुतिन ने अपने आक्रमण से कम स्वीडिश दृष्टिकोण से जो कुछ भी हासिल किया है, वो एक तटस्थ देश को दुश्मन बना देना है। नेटो से इतर स्वीडन ने यूक्रेन का भी समर्थन किया है। हमने इस पर जून 2022 में मिसाइल और हथियार ट्रांसफर शुरू होने पर ही बात की थी, लेकिन स्वीडन और यूक्रेन के बीच गठबंधन इससे कहीं ज्यादा गहरा है और यही क्रेमलिन के लिए एक बड़ी समस्या है। फरवरी 2022 से स्वीडन ने यूक्रेन के युद्ध प्रयासों में 13.7 अरब डॉलर से अधिक का योगदान दिया है। सौदों पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, जैसा कि यूक्रेन को RBS-15 मिसाइलें सौंपे जाने से दिखता है। कुछ सौदों में खतरनाक हथियार भी हैं, जैसे स्वीडन यूक्रेन समझौता, जिसमें स्वीडन अगले दशक में यूक्रेन को 150 तक ग्रिपेन लड़ाकू विमान देगा। स्वीडन ने रूस को सांस्कृतिक रूप से भी निशाना बनाया है। स्वीडन और यूक्रेन के सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठकें दिखाती हैं कि वो नए सहयोगी के साथ डीरूसीकरण पर हर स्तर पर काम करना चाहता है। पुतिन ने यूक्रेन पर जल्दी जीत के इरादे से हमला किया था, जिसे विशेष सैन्य अभियान कहा गया। वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता और रूस उस जीत का इस्तेमाल दूसरे यूरोपीय देशों को डराने के लिए कर सकता था। लेकिन जैसे ही यूक्रेन ने अपनी रक्षा की और रूस एक ऐसे युद्ध में फंस गया जो अब 4 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है, पुतिन की एकमात्र सफलता यही रही है कि उन्होंने ऐसे गठबंधन बनने के लिए माहौल तैयार कर दिया जो कभी नहीं बनते अगर उनकी सेनाएं वहीं रुकी रहती। अब स्वीडन एक दुश्मन है जो सक्रिय रूप से रूस को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहा है। यही वजह है कि आज हम यूक्रेन और स्वीडन के बीच इतना व्यापक सहयोग देख रहे हैं। ओडिन के जादुई भाले का रूस पर छोड़ा जाना अहम है क्योंकि इसके तुरंत मिले परिणाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। यूक्रेन की स्वीडिश मिसाइलों ने काला सागर में एक अहम रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध चौकी नष्ट की, जिससे यूक्रेन की मिसाइलें और ड्रोन क्रीमिया पर हमले के लिए नए हवाई गलियारों का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन शायद हमले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये हमला किस चीज का प्रतीक है। पुतिन ने स्वीडिश राक्षस बना दिया है, जो अब यूक्रेन के साथ मिलकर कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन के गुस्से से कोई जगह सुरक्षित नहीं छोड़ता। गुंगनिर स्वीडन का रूस के खिलाफ नॉर्स मिथोलॉजी से प्रेरित इकलौता हथियार नहीं है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध और अब फारस की खाड़ी में हो रहे युद्ध ने आमतौर पर माने जाने वाले कई युद्ध के नियमों को तोड़ दिया है। इन संघर्षों में सभी पक्ष ड्रोन का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे मोर्चे पर हो या उनके काफी पीछे गहराई में किए जाने वाले लंबी दूरी के हमलों में। एक जबरदस्त हथियारों की दौड़ शुरू हो गई है, जिसमें दुनिया भर के देश सबसे घातक, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले और किफ़ायती अटैक ड्रोन विकसित करने के लिए पूरी तेजी से जुटे हुए हैं। इसी के साथ ड्रोन रोधी तकनीक के क्षेत्र में भी उतनी ही महत्वपूर्ण हथियारों की दौड़ शुरू हो गई है। CUAS समाधानों के नाम से भी जानी जाने वाली ड्रोन रोधी कोशिशें सस्ते हेड हेल्ड नेट गन से लेकर सैकड़ों मिलियन डॉलर की लागत वाले उन्नत मिसाइल सिस्टम तक फैली हुई है। अब स्वीडन की कंपनी साब ने एक अनोखा कॉन्सेप्ट पेश किया है, जिसे व्यवहार में साबित किया गया है और जो शायद नाटो के ड्रोन रोधी युद्ध का नजरिया बदल सकता है। लोकी सिस्टम पर नजर डालते हैं, जाने इसे इनोवेटिव क्या बनाता है और ये ड्रोन युद्ध को हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है। अब
CUAS एक बड़ा कारोबार बन गया है। 2025 के मध्य से यूरोपीय हवाई क्षेत्र में ड्रोन घुसपैठ की घटनाओं ने दिखाया कि यूरोप ड्रोन झुंड हमलों के लिए कितना अप्रस्तुत था, जिसका यूक्रेन और अब रूस भी लगातार मुकाबला करने के लिए मजबूर हो गए हैं। पारंपरिक मिसाइल आधारित वायु रक्षा प्रणालियां जैसे MIM 104 पैट्रियट और IRIS-T रूस के शाहिद जुरान जैसे लंबी दूरी के ड्रोन को मार गिराने में प्रभावी साबित हुई है। प्रभावी है, पर लागत प्रभावी नहीं। यह बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है कि करोड़ों डॉलर की इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल उन ड्रोन्स को गिराने के लिए किया जाए जिनकी कीमत सिर्फ दसियों हजार डॉलर है, खासकर तब जब ड्रोन सैकड़ों की संख्या में रोज बनाए जा सकते हैं, जबकि इंटरसेप्टर मिसाइलें साल में सिर्फ सैकड़ों की संख्या में बनती हैं। तो अब CUAS समाधानों को विकसित करने की दौड़ शुरू हो गई है। अब 2026 और 2030 के बीच नेटो सदस्य और उनके करीबी सहयोगी वायु और मिसाइल रक्षा क्षमताओं पर 210 अरब डॉलर से अधिक खर्च करने की उम्मीद है। ज्यादातर राशि हाई एंड सिस्टम्स जैसे पैट्रियट, IRIS-T और सैम के लिए आवंटित होगी। रूसी और ईरानी क्रूज व बैलिस्टिक मिसाइल जैसी हाई एंड धमकियों से सुरक्षा आज भी उतनी ही जरूरी है। अरबों ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स में लगाए जा रहे हैं जो खासतौर पर ड्रोन पर केंद्रित हैं, जिनका कॉस्ट टू किल रेशियो किफ़ायती है और जिन्हें जल्दी व बड़ी मात्रा में बनाना आसान है। लेटेस्ट अनमेन्ड एयर स्पेस 2026 ग्लोबल काउंटर UAS सिस्टम्स डायरेक्टरी में 550 से ज़्यादा कंपनियों के 1000 से अधिक CUAS सिस्टम्स शामिल है जो दुनिया भर में डेवलप हो रहे हैं या प्रोडक्शन में हैं। डायरेक्टरी इन सिस्टम्स को 11 श्रेणियों में विभाजित करती है। ड्रोन पकड़ने के लिए नेटगन जैसे सिस्टम्स, अनक्रूड ग्राउंड व्हीकल्स, डिटेक्टर सिस्टम्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स या ECM, गन इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, इंटरसेप्ट ड्रोन, मिसाइलें, गोला बारूद और अन्य, जिनमें सॉफ्टवेयर भी शामिल है। लेकिन सूचीबद्ध अधिकांश सिस्टम्स के विपरीत वे लोकी को किसी एक श्रेणी में रखना मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम को खास बनाने वाली बात कोई नई हाईटेक तकनीक से ड्रोन गिराना या AI का इनोवेटिव इस्तेमाल नहीं है। इसकी खूबसूरती है कि यह आसानी से उपलब्ध हिस्सों को जोड़कर एक प्रभावी व किफ़ायती सिस्टम बनाता है। साब ने पहिया दोबारा बनाने की कोशिश नहीं की, उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी। उनके इंजीनियरों ने अपनी शेल्फ पर रखे मौजूदा हिस्सों को देखा जो पूरी तरह अलग अलग उपयोग के लिए बनाए गए थे और समझ गए कि उनके पास पहले से ही वो सब कुछ है जिसकी ज़रूरत एक बेहतरीन ड्रोन किलर बनाने के लिए थी। ये कदम देखकर दुनिया भर के CUAS डिज़ाइनर सोच रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, या फिर हमें भी ये चाहिए। अब यह तथ्य कि सॉब व्यावहारिक और नवोन्मेषी समाधान लेकर आ रहा है जो सैन्य समस्याओं को हल करते हैं, वैश्विक सैन्य औद्योगिक क्षेत्र के अनुभवी जानकारों के लिए कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। आखिर वे दशकों से ऐसा कर रहे हैं। इस कंपनी का नाम स्वीडिश एरोप्लेन कॉरपोरेशन का संक्षिप्त रूप है, यानी स्वेंस्का एरोप्लेन अक्सबोलागेट, और इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। इसके बाद ये स्वीडन की प्रमुख रक्षा उद्योग कंपनी बन गई, जिसकी मार्केट कैप 35 अरब डॉलर से भी अधिक है। ये काफ़ी अंतर से देश की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है, चाहे वो पैमाने, तकनीकी नवाचार या रणनीतिक महत्व के लिहाज से हो। सालों से साब ने गुणवत्तापूर्ण, व्यवहारिक और विश्वसनीय हथियारों की बड़ी रेंज पेश की है जो दुनिया भर में मांग में है। इनमें सबसे उल्लेखनीय शायद प्रतिष्ठित JAS-39 ग्रिपेन फाइटर जेट, 84 एंटी टैंक हथियार, RBS-15 एंटी शिप मिसाइल, डबल ईगल, माइन क्लियरिंग नेवल ड्रोन, कार्ल गुस्ताव M4 रिकॉइललेस राइफल, ट्रैक फायर रिमोट वेपन स्टेशन और जिराफ रडार सिस्टम है। उस सूची की आखिरी 2 चीजें अब नए लोकी सिस्टम में जोड़ी जा रही है। लोकी को पहली बार फरवरी 2025 में पेश किया गया था, जो स्वीडिश एयरफोर्स, स्वीडिश डिफेंस मटेरियल एडमिनिस्ट्रेशन या FMV, साब और अन्य साझेदारों के बीच सहयोग का परिणाम है। ये मौजूदा तकनीकों को मॉड्यूलर सिस्टम में जोड़ता है, जिसे लेगो की तरह अलग अलग ढंग से असेंबल किया जा सकता है। इस सिस्टम में मोबाइल रडार, साब गिराफ, एक्स ट्रैक फायर रिमोट वेपन स्टेशन, भारी व मीडियम मशीन गन और
इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कंपोनेंट्स शामिल है। ये भौतिक लक्ष्यों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नलों को ट्रैक कर सकता है, जिससे जल्दी पहचान और निष्प्रभावी करने के कई विकल्प मिलते हैं। मॉड्यूलर डिजाइन के कारण भविष्य में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जैसे अन्य अटैचमेंट्स आसानी से जोड़े जा सकते हैं। इनके बारे में आगे बताएंगे। फिलहाल इस सिस्टम के ज्ञात कंपोनेंट्स नेटो देशों और बाहर भी खूब इस्तेमाल होते हैं, जिससे इंटरऑपरेबिलिटी और ऑपरेटर ट्रेनिंग आसान हो जाती है। उदाहरण के लिए रडार। जिराफ। रडार परिवार का विकास 1970 के दशक में शुरू हुआ था और पहली प्रणालियां 1970-7 में डिलीवर की गई थी। ये RBS 70-70 से हवा में मार करने वाली मिसाइल के साथ विकसित किए गए थे। प्रारंभिक जिराफ रडार यांत्रिक 2D 3D पल्स डॉपलर सिस्टम थे, जो GH बैंड में क्लटर वाले वातावरण में कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगाने के लिए बने थे। समय के साथ यह परिवार उन्नत डिजिटल सिस्टम में विकसित हुआ, जिसका चरम रूप जिराफ एजाइल मल्टीबीम या AMB है। AMB एक 3D पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन की गई एरे या PESA रडार है, जिसे व्यापक रूप से निर्यात किया गया है और भूमि तथा नौसेना दोनों भूमिकाओं में इस्तेमाल किया गया है, जिसमें नौसेना के मामले में इसे सी जिराफ कहा जाता है। असली छलांग मई 2014 में आई, जब साब ने जिराफ 1X पेश किया, जो लोकी में इस्तेमाल वेरिएंट है। शायद ड्रोन युद्ध के उभरते क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए यह कॉम्पैक्ट X बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे या ESA रडार गतिशीलता, त्वरित तैनाती और बहुभूमिका क्षमता की ओर एक बदलाव का संकेत था। ESA एरे रडार अपनी बीम्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से घुमा सकता है, यांत्रिक रूप से नहीं। इसका मतलब है तेज स्कैनिंग, बेहतर विश्वसनीयता और एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने की क्षमता। ESA रडार त्रि-आयामी ट्रैकिंग भी प्रदान करता है, यानी यह किसी लक्ष्य की दूरी, दिशा और ऊंचाई का पता लगा सकता है। छोटे ड्रोन या कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों से निपटने में ये अहम है, क्योंकि ये जमीन के पास छुप सकते हैं। साथ ही उन्नत सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम असली लक्ष्यों को पक्षियों, भूभाग और मौसम से अलग पहचानकर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सटीकता बढ़ाते हैं। परिणाम स्वरूप जिराफ 1X हर सेकंड में एक पूरी वॉल्यूम स्कैन के साथ 360 डिग्री कवरेज प्रदान करता है। ये इतना संवेदनशील है कि अपनी काउंटर रैम्प क्षमता के अलावा ड्रोन जैसे कम ऊंचाई पर धीमे और छोटे यानी LSS लक्ष्यों का भी पता लगा सकता है, यानी रॉकेट, तोपखाने और मोर्टार का पता लगाने और चेतावनी देने की क्षमता। लैंड वेरिएंट की रेंज लगभग 47 मील है, जबकि नेवल वेरिएंट की रेंज लगभग 61 मील है। हाल ही में 2023 में जिराफ 1X डिप्लॉयमेंट सेट जोड़ा गया, जिससे ट्रांसपोर्टेबिलिटी और रेडीनेस में सुधार हुआ। और 2024 में कॉम्पैक्ट रडार मॉड्यूल पेश किया गया, जिससे एक बटन दबाने पर एंटीना को हाउसिंग में फोल्ड किया जा सकता है। 330 पाउंड से कम वजन के कारण इसे हल्के वाहनों, मस्तूलों या छतों पर आसानी से तैनात कर वायु और सतह निगरानी की जा सकती है। इसे रिमोटली या लोकली चलाया जा सकता है और ये कमांड एंड कंट्रोल यानी C2 सिस्टम्स के साथ लचीला एकीकरण देता है। दूसरे शब्दों में इसे अन्य सेंसर, नेटवर्क, हथियार प्लेटफॉर्म और निर्णय उपकरणों से जोड़कर समन्वित सैन्य अभियान किए जा सकते हैं। इन खूबियों के कारण जिराफ 1X की मांग बहुत ज़्यादा रही है। अमेरिका, स्वीडन, लातविया और UK ये सिस्टम खरीद रहे हैं ताकि इसे हल्के वाहनों, सामरिक इकाइयों, ठिकानों या नौसैनिक प्लेटफॉर्मों में जोड़ा जा सके। अब ये लोकी की आंखें और कान भी है, ये पूरी तरह से समझ में आता है। जिराफ की विशेषताएं लोकी जैसे मॉड्यूलर मोबाइल CUAS प्लेटफॉर्म के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। और भी अच्छी बात यह है कि लगभग 50 सालों से जिराफ के अलग अलग वर्जन की देश विदेश में अच्छी मांग है। साब की उत्पादन लाइनें सही चल रही है और गोदाम भरे हैं। साब के नजरिए से लोकी के लिए जिराफ लगभग एक रेडीमेड समाधान है और लगभग यही कहानी उस हथियार प्रणाली के साथ भी है जो जिराफ द्वारा पहचाने गए लक्ष्यों पर फायर करती है। ट्रैक फायर रिमोट वेपन स्टेशन या RWS। जिराफ की तरह इसका चुनाव भी साब के लिए लगभग तय ही था। ट्रैक फायर एक रिमोट से संचालित हथियार और सेंसर सिस्टम है जिसे साब ने
नौसैनिक जहाजों, स्थिर रक्षा ठिकानों और जमीनी वाहनों के लिए विकसित किया है, जैसे लोकी प्लेटफॉर्म। इस सिस्टम को DSEI 2007 लंदन एक्सपो में लॉन्च किया गया और 2012 में फिनलैंड की नौसेना में सेवा में शामिल किया गया और यही इसकी पहली बड़ी तैनाती थी। इसके बाद 2017 में उपरोक्त FMV के साथ एक अनुबंध हुआ, जिसमें ट्रैक फायर को घरेलू स्तर पर कॉम्बैट बोट 90 नौकाओं और अन्य नौसैनिक प्लेटफॉर्मों पर एकीकृत किया गया और उन नावों में से कम 26 यूक्रेन पहुंच गई। 2022 से स्वीडन ने यूक्रेन को सीधे सैन्य सहायता के 21 पैकेज भेजे हैं, जिनकी कुल कीमत 11.3 अरब डॉलर है। इसमें आर्चर, आर्टिलरी, स्ट्रीट स्वान 122 टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम और ट्रैक फायर RWS से लैस CB-90 नावों जैसे उन्नत हथियार सिस्टम का दान शामिल था। 10 CB 90 फरवरी 2024 में यूक्रेन को भेजी गई थी और आगे 16 जनवरी 2025 में भेजी गई। पता चला कि वे ट्रैक फायर इंटीग्रेशन इस सिस्टम के पुराने कॉन्फ़िगरेशन के आखिरी उदाहरणों में से थे। नई कॉन्फ़िगरेशन, जिस पर यूक्रेन युद्ध के अनुभवों का असर था, अब सामने आ रही थी। ट्रैक फायर एरेस को भी DSEI में पेश किया गया था, हालांकि ये 2025 संस्करण में हुआ था। ये खास तौर पर CUAS ऑपरेशंस के लिए बना है और लोकी के लिए उपयुक्त है। ये उच्च सटीकता और चलते हुए फायरिंग के दौरान क्रू की सुरक्षा के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। ये 360 डिग्री अजीमुथ रोटेशन को सपोर्ट करता है, जिसमें -20 डिग्री से +55 डिग्री तक एलिवेशन है। ये स्पेसिफिकेशन प्रतिद्वंद्वी RWS सिस्टम्स की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, जिनमें अक्सर 360 डिग्री अजीमुथ भी होता है। कोन्सबर्ग प्रोटेक्टर RWS और कोरियन हानवा डिफेंस नेवल RWS के नेवल वेरिएंट्स में भी -20 डिग्री की डिप्रेशन है, लेकिन इनकी एलिवेशन थोड़ी ज़्यादा +60 डिग्री है। रेनमिक्टल RMG 30 RWS वेरिएंट्स आमतौर पर -15 डिग्री से +60 डिग्री तक की एलिवेशन ऑफर करते हैं और तुर्की का एसेल्सॉन स्टैम्प नेवल RWS इन सभी को -15 डिग्री से +55 डिग्री के स्प्रेड के साथ पीछे छोड़ देता है। अब ऐसी जानकारी आपको YouTube के किसी भी आम सैन्य केंद्रित चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन द मिलिट्री शो में हम सुर्खियों के पीछे जाकर आपको असली कहानी बताते हैं। तो यह सुनिश्चित करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी कुछ मिस न करें। तो ट्रैक फायर अपने कुछ प्रतिद्वंदियों के मुकाबले थोड़ा पीछे हो सकता है, लेकिन रेंज में जो कमी है उसे यह सटीकता से कहीं ज़्यादा पूरा कर देता है। इसमें ट्रू स्टेबलाइज्ड इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ साइट यानी संक्षेप में साइलोज दिया गया है। इसका अर्थ है कि स्वतंत्र रूप से स्थिर किया गया सेंसर मॉड्यूल हथियार की धुरी से अलग होता है और हथियार के रिकॉइल से प्रभावित नहीं होता। ये ऑपरेटर को लक्ष्य पर लगातार नज़र रखने में सक्षम बनाता है, जिससे लक्ष्य हासिल करने में लगने वाला समय कम हो जाता है। ट्रैक फायर एरेस की अनूठी संरचना लक्ष्य को एंगेजमेंट के दौरान लगातार लेज़र से चिन्हित कर सकती है, जिससे सटीक और व्यापक बैलिस्टिक गणना साथ ही 3D लक्ष्य पूर्वानुमान मिलता है। असली मूल्य यह है, यह एक मॉड्यूलर सिस्टम है जो कॉन्फ़िगर करने योग्य, इंटरऑपरेबल और कई प्लेटफॉर्मों पर लागू होता है। 2 मुख्य यूनिट्स हैं जिनमें अन्य को जोड़ा जा सकता है। पहली है डायरेक्टर यूनिट या DU, जिसमें सेंसर मॉड्यूल या SM होता है। DU ह्यूमन मशीन इंटरफेस या HMI से जुड़ता है, जिसमें गनर का डिस्प्ले, फायर कंट्रोल पैनल, कंट्रोल हैंडल और वीडियो ट्रैकर शामिल हैं। इसका व्यवहारिक मतलब ये है कि क्रू के पास वातावरण और उसके लक्ष्यों की बेहद स्पष्ट दृश्य जानकारी तुरंत उपलब्ध होती है। ऑपरेटर सचमुच खतरों की पहचान कर सकते हैं, उपयुक्त प्रतिक्रिया का चयन कर सकते हैं और बिना अपनी स्क्रीन से दृश्य संपर्क तोड़े फायर कर सकते हैं। ड्यूल कमांड साझा क्षमताओं को आसान बनाता है, जिससे प्रतिक्रिया समय और सेंसर से शूटर तक का चक्र घटता है। सिस्टम को अन्य प्लेटफॉर्म्स के साथ एकीकरण के लिए तैयार किया गया है, जिससे लक्षित इमेज डेटा को प्लेटफॉर्म के भीतर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स तक तथा उनसे वापस भी भेजा जा सकता है। फायर पावर की बात करें तो ट्रैक फायर बहुत फ्लेक्सिबल है। इसमें कई तरह के हथियार एक साथ लगाए जा सकते हैं। एरेस वेरिएंट में स्टैंडर्ड के तौर पर 30 × 113 mm 230 LF
बुश मास्टर चेन गन लगी होती है, लेकिन यह ब्राउनिंग भी लगाई जा सकती है। M2HMG 127 मिमी हेवी मशीन गन, FNMAG 58 762 मिमी जनरल पर्पस मशीन गन, MK19 40/53 मिमी और HNKGMG 40/53 मिमी ग्रेनेड लॉन्चर और हल्की मिसाइलें। आप पूरक समाधान जैसे नॉन लीथल इफेक्टर्स और जैमर भी लगा सकते हैं। लोकी के मामले में इस सिस्टम में ब्राउनिंग M2FN मैग 58 और जेमिंग हेतु इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपोनेंट्स है। हालांकि अन्य हथियारों के साथ स्मोक लॉन्चर, डेजलर, स्पॉटलाइट, लाउडस्पीकर और हल्की तोपें भी इसमें ज़रूरत पर लगाई जा सकती हैं। यहाँ तक कि बेसिक पैकेज भी आपको 2 डिटेक्शन और एंगेजमेंट विकल्प, फिजिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ट्रैकिंग देता है, जो ज़्यादातर CUAS सिस्टम्स में नहीं मिलता। ये आपको शुरुआती डिटेक्शन के अलावा न्यूट्रलाइजेशन के लिए कई विकल्प देता है। ये नेटो की सबसे बड़ी समस्या, छोटे व सस्ते ड्रोन के खिलाफ किफ़ायती जवाब देने में मदद करता है। अब जब CUAS सॉल्यूशंस विकसित किए जाते हैं तो इसमें सिर्फ सामग्री की लागत ही नहीं जुड़ती, विचार से उसे लागू करने तक का समय भी बड़ा मुद्दा है। जितना समय लगेगा, अंतिम उत्पाद उतना महंगा हो सकता है। इस मामले में लोकी ने शायद कोई नाटो रिकॉर्ड तोड़ा होगा। मूल्यांकन से लेकर डिलीवरी तक सिर्फ 84 दिन लगे, जो कि ज़्यादातर हथियार प्रणालियों की तुलना में बेहद कम समय है। लोकी को स्पीडरन प्रयोग की तरह बनाया गया था ताकि स्वीडन नए CUAS सिस्टम का मूल्यांकन और डिलीवरी कितनी जल्दी कर सकता है, यह देखा जा सके। और यह प्रयोग निश्चित रूप से सफल होता दिख रहा है। रक्षा उद्योग प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ प्रोजेक्ट 3 महीनों में स्वीडिश वायुसेना की लड़ाकू इकाइयों को मोबाइल अनुकूलनशील सिस्टम देने की दौड़ बन गया। जनवरी 2025 में मूल्यांकन शुरू हुआ और 3 महीनों से कम समय में फील्ड परीक्षण के लिए तैयार इकाइयां डिलीवर कर दी गई। यह आधुनिक सैन्य इंजीनियरिंग की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने यह कैसे किया? खैर, कार्ल जोहान बरहोम के अनुसार, जो साप सर्विलांस बिजनेस एरिया के प्रमुख और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, ये कई वर्षों तक चलने वाला सामान्य उत्पाद विकास चक्र नहीं था। इसलिए हमें चुनौती से निपटने के लिए पारंपरिक सोच छोड़कर नया तरीका अपनाना पड़ा। मौजूदा उत्पादों का पुनः उपयोग कर और नई तकनीकें जोड़कर हमने इस कॉन्सेप्ट को रिकॉर्ड समय में तैयार किया। शेल्फ पर बेहतरीन कंपोनेंट्स तैयार होना, जिन्हें आसानी से नए सिस्टम में जोड़ा जा सके, निश्चित रूप से मददगार है। बिल्कुल, प्रोटोटाइप देना अलग बात है, पर युद्ध में खुद को साबित करना जरूरी है। लोकी ने यह पहले ही कर दिखाया। सितंबर 2025 में साब ने पुष्टि की कि लोकी पिछले 6 महीनों से पोलैंड में तैनात था। ये मालबोर्ग एयरबेस पर स्वीडन की 21वीं और बाद में 17वीं विंग की नाटो मिशन में तैनाती के दौरान इस्तेमाल हुआ था। उनका मुख्य कार्य सहयोगी सुविधाओं की सुरक्षा था, जिसमें यूक्रेन को सैन्य सहायता भेजने वाला लॉजिस्टिक्स हब शामिल था। तो इसका प्रदर्शन कैसा रहा? आधिकारिक बयान, जैसा कि आप एक स्वीडिश अधिकारी से उम्मीद कर सकते हैं, व्यवहारिक और संयमित था। प्रभावी हवाई अभियानों हेतु मजबूत जमीनी सुरक्षा जरूरी है। हमारे सिस्टम्स ने हमारी और सहयोगियों की बेस सुरक्षा को काफी मजबूत किया, ऐसा लेफ्टिनेंट कर्नल क्रिश्चियन बर्टलसन, पोलैंड में स्वीडिश कमांडर ने कहा। सिस्टम की तस्वीरें और जानकारी देती हैं। सिस्टम पर बने निशान दर्शाते हैं कि रडार परीक्षणों के दौरान 36 क्वाडकॉप्टर प्रकार के ड्रोन और 17 फिक्स्ड विंग UAV को सफलतापूर्वक रोका गया। तस्वीरों से पता चलता है कि सिस्टम जुगाड़ू ढंग से बनाया गया है, जिसमें रडार पैलेट पर इलास्टिक टाई डाउन से बांधा गया है। पावर सप्लाई भी बहुत साधारण और व्यावहारिक तरीके से लगाई गई थी, जिसमें तारों को एक्सटेंशन कॉर्ड के जरिए जोड़ा गया था, जो संभवतः एक जनरेटर से जुड़ा हुआ था। रडार के पास लाल कंटेनर है, जिसमें एंटेना लगे हैं। यह स्पष्ट रूप से जैमिंग बॉक्स है। इसे पेंट नहीं किया गया, जिससे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में स्पीड को फिनिशिंग से ज्यादा महत्व दिया गया। अब ये फोकस साप के लिए लोकी को वैश्विक बाजार में बेचने में कुछ दिक्कतें ला सकता है। अब इस सिस्टम को स्वीडिश 21वीं विंग प्लाटून स्तर पर ट्रेन कर रही है और 2025 के अंत तक इसे पूरी तरह कॉम्बैट यूनिट्स में शामिल करने की योजना है। लेकिन नेटो के साथ एकीकरण के लिए और भी कड़े मानक चाहिए, जैसे नियमों के अनुरूप वायरिंग पद्धतियां।
इन शुरुआती मॉडलों को देखकर लगता है कि कुछ हिस्सों को और बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने की जरूरत होगी, इससे पहले कि इन्हें बड़े पैमाने पर तैनात किया जा सके। वहीं लोकी के विकास में अपनाई गई सहयोगी भावना और फुर्तीला दृष्टिकोण भविष्य की परियोजनाओं या नाटो सिद्धांत में बदलाव के लिए ब्लूप्रिंट बन सकता है। स्वीडिश एयरफोर्स चीफ मेजर जनरल जुनास विकमैन ने कहा, यह दिखाता है कि हम जरूरी क्षमताएं बना रहे हैं और आज के खतरों का जल्दी सामना करने के लिए सामान्य प्रक्रियाओं से हटने को तैयार है। हमें विकसित होकर मजबूत वायुसेना के लिए तेज सक्षम समाधान ढूंढने हैं। अब हमें कीमत नहीं पता, लेकिन लोकी को बढ़ते खतरों के लिए विस्तार योग्य और अनुकूल बनाया गया है, जिसे जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त सेंसर और हथियारों के साथ बेहतर किया जा सकता है। यह पुनः तैनाती पर भी काम करता है और चलते समय सुरक्षा देता है। यह परतदार वायु रक्षा प्रणालियों में फिट होता है और अन्य प्रणालियों के साथ एकीकरण व इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। नाटो कितनी अन्य प्रणालियों के लिए ऐसा कह सकता है? आने वाले सालों में ये खूबियां अहम हो सकती हैं। ईरानी शाहिद ड्रोन ने युद्ध का रूप बदल दिया, जिससे अमेरिका को भी इसे रिवर्स इंजीनियर कर अपना वर्जन बनाना पड़ा। पैट्रियट और थार्ड जैसी हाई एंड प्रणालियों की शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जो आने वाले हवाई खतरों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। अगर यूक्रेन को ये मिसाइलें मिल जाएं, तो वह कुछ महीनों में पूरे साल की पैक 3 मिसाइलों का उत्पादन इस्तेमाल कर सकता है। शायद युद्ध का स्वरूप इतनी तेजी से बदल रहा है कि पुराना लंबा लेकिन फायदेमंद रक्षा उत्पादन चक्र अब टिकाऊ नहीं रह गया है। ये काफी महंगा और धीमा है। ये नया अमेरिकी सिस्टम है जो पहले कभी एक्शन में नहीं देखा गया। बताया जा रहा है कि ये यूक्रेन में रूसी लंबी दूरी के जेरिन अटैक ड्रोन को गिराने में सफल रहा है, टेम्पेस्ट। आइए इस सिस्टम को करीब से देखें और समझें कि यूक्रेन की ड्रोन रोधी वायु रक्षा में इसका क्या खास रोल है। फरवरी 2022 में रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया, तब बिना पायलट वाले हवाई वाहन युद्ध में सहायक भूमिका में थे और मुख्यतः तोही और दूर से किए जाने वाले हमलों के लिए इस्तेमाल होते थे। लेकिन 4 साल से भी कम समय में ये रूस और यूक्रेन दोनों के लिए आक्रमण और रक्षा के अहम हिस्से बन गए हैं। मोर्चे पर जीपीएस और फाइबर ऑप्टिक गाइडेड दोनों तरह के कामिकाजे एफपीवी ड्रोन आसमान पर छाए रहते हैं, जिससे किसी भी तरह की हलचल बेहद खतरनाक हो जाती है। और दोनों देशों की अग्रिम पंक्तियों के पीछे गहराई में रूस के जेरिन परिवार के लॉइटरिंग म्यूनिशन और यूक्रेन के FP1 जैसे लंबी दूरी के अटैक ड्रोन पावर स्टेशन और बंदरगाह जैसी अहम बुनियादी ढांचे पर कहर बरसाते हैं। रूस के मिसाइलों और जेरिन ड्रोन से यूक्रेनी ऊर्जा ढांचे पर लगातार हमलों ने कीव, खार्किव, निप्रो और ओडेसा जैसे बड़े शहरों को अंधेरे में डाल दिया है, जहां जमी हुई सर्दी के बीच लंबे समय तक न तो गर्मी है और न ही पानी। अब इन रात भर की बमबारी को रोकना पहले से ज्यादा जरूरी है। यूक्रेन के पास अब एक खतरनाक नया हथियार भी है। जनवरी 2026 की शुरुआत में यूक्रेन वायुसेना कमांड सेंटर ने टेम्पेस्ट सिस्टम का कार्रवाई में वीडियो जारी किया, जिससे साबित हुआ कि कम से कम एक सिस्टम यूक्रेन में सक्रिय ड्यूटी पर है। संभावित ऑपरेटर वायुसेना ही थी। दिलचस्प है कि इसी वीडियो का धुंधला वर्षन पिछले अक्टूबर में आया था, जिससे पता चलता है कि यह सिस्टम यूक्रेन में महीनों से इस्तेमाल हो रहा था, इसकी सार्वजनिक पुष्टि से पहले। वर्जीनिया स्थित रक्षा ठेकेदार V2X द्वारा बनाया टेम्पेस्ट टेम्पेस्ट सिस्टम केवल अक्टूबर में वॉशिंगटन में एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी या AUSA प्रदर्शनी में ही पहली बार पेश किया गया था। कंपनी या अमेरिकी सैन्य स्रोतों द्वारा यूक्रेन को इस सिस्टम की आपूर्ति की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि यह तथ्य कि एक पश्चिमी हथियार प्रणाली को गुप्त रूप से यूक्रेनी सशस्त्र बलों के साथ परीक्षण किया गया है या सेवा में लगाया गया है, न तो कोई अलग मामला है और न ही विवादास्पद। रूस के आक्रमण की शुरुआत के बाद से कई पश्चिमी कंपनियों ने अपने प्रोटोटाइप और उभरती प्रणालियों को यूक्रेन में वास्तविक युद्ध में उतारा है, जो स्थिति अब तदर्थ से आधिकारिक बन गई है। जुलाई 2025 में यूक्रेन के प्रमुख रक्षा नवाचार क्लस्टर ब्रेव 1 ने टेस्ट इन यूक्रेन नामक एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की, जो विदेशी कंपनियों को युद्ध के मैदान पर
सैन्य तकनीकों का परीक्षण करने की अनुमति देता है। ब्रेव 1 के अनुसार ये पहल विदेशी कंपनियों और सरकारों को युद्ध की चुनौतियों के समाधान विकसित करने और सैन्य कर्मियों से तुरंत प्रतिक्रिया लेकर अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का अवसर देती है। यह उपकरण आयात करने के परमिट प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को भी सरल बनाता है और व्यवहारिक परिस्थितियों जैसे कि परीक्षण के दौरान उपकरण के क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाने की स्थिति में क्या किया जाए, इनका समाधान भी करता है। तो यह हैरानी की बात नहीं कि टेम्पेस्ट जैसे सिस्टम को यूक्रेन में गुप्त रूप से अन्य हथियार प्रणालियों की तरह परखा गया है। इनमें सभी प्रयोग सफल नहीं होते। उदाहरण के लिए यूक्रेन ने हाल ही में जर्मन डिफेंस स्टार्टअप हेल्सिंग से HX-2 स्ट्राइक ड्रोन के नए ऑर्डर रद्द कर दिए। HX-2 को स्वायत्त संचालन के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें टर्मिनल गाइडेंस, मिड कोर्स नेविगेशन और विजुअल टारगेट एक्विजिशन हेतु AI का उपयोग हुआ। पहले अधिकतम 6000 HX-2 हासिल करने की योजना थी, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन की 14वीं रेजिमेंट की फ्रंटलाइन टेस्टिंग में ये उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। हेल्सिंग ने इन बातों का खंडन किया, लेकिन यूक्रेनी बलों ने टेक ऑफ समस्याएं, AI फीचर्स की कमी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग के कारण संचार बाधित होने की रिपोर्ट दी। अब तक उपलब्ध सीमित जानकारी के आधार पर टेम्पेस्ट कहीं अधिक प्रभावी प्रतीत होता है। टेम्पेस्ट सिस्टम के संचालन का वीडियो एयरफोर्स कमांड द्वारा साझा किए गए फुटेज में एक ऑपरेटर, जिसे कॉल साइन शॉर्टी के नाम से पहचाना गया, कहता है, अब तक हमारी टीम ने 21 शाहद ड्रोन नष्ट किए हैं। शाहद 136 मूल ईरानी ड्रोन है जिससे जेरिन परिवार विकसित किया गया है। वह कहता है, यह मशीन आसमान को सुरक्षित रखती है और बताता है कि उसकी टीम यूक्रेन के पूर्व में तैनात थी, जहां उन्होंने सभी लक्ष्यों को नष्ट किया। अब मुझे फ्रंटलाइन तकनीक को लड़ाई में खुद को साबित करते देखना अच्छा लगता है। द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम इन सिस्टम्स का विश्लेषण करते हैं जब उनमें से अभी भी धुआं उठ रहा होता है। तो टेम्पेस्ट सिस्टम क्या है और क्या चीज इसे यूक्रेन की वायु रक्षा के लिए इतना आकर्षक विकल्प बनाती है? संक्षेप में कहे तो V2X टेम्पेस्ट एक हाई मोबिलिटी वाहन है जिसमें AGM-114 हेलफायर मिसाइलों के लिए लॉन्चर लगा है, जिन्हें ड्रोन रोधी यानी CUAS भूमिका के लिए अनुकूलित किया गया है। यह मिसाइल लॉन्गबो वेरिएंट फायर करती है, जिसमें 20 पाउंड वारहेड है और लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर साधने के लिए लेजर गाइडेंस की जगह रडार का उपयोग करती है। इस सिस्टम में ट्विन लॉन्गबो लॉन्चर को रडार के साथ जोड़ा गया है, जिसे एक अत्यधिक मोबाइल, मॉड्यूलर और हल्के 4x4 चेसिस पर लगाया गया है, जो देखने में कनान मैवरिक X3 SSV जैसा लगता है। V2X के अनुसार इस बग्गी प्लेटफॉर्म को कमर्शियल ऑफ द शेल्फ या COTS कंपोनेंट से बनाया गया है, जो हल्के कॉन्फ़िगरेशन में स्पीड, मॉड्यूलरिटी, घातक सटीकता और स्केलेबिलिटी प्रदान करता है, जो फॉरवर्ड डिप्लॉयड काउंटर UAS मिशनों के लिए अनुकूलित है। ये एक डिज़ाइन फिलॉसफी है जो स्पीड, सादगी और सर्वाइवल पर जोर देती है। 4x4 चेजिस का मतलब है टेम्पेस्ट कठिन इलाकों में आसानी से मूव कर सकता है और डायनामिक माहौल में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री या स्पेशल फोर्सेस के साथ चल सकता है। इसकी लो प्रोफाइल और हाई एजिलिटी इसे शूट एंड स्कूट एंगेजमेंट्स के लिए आदर्श बनाती है, जहां खतरों का पता लगाकर उन्हें इंटरसेप्ट किया जाता है और फिर वाहन दुश्मन के काउंटर बैटरी फायर या इलेक्ट्रॉनिक टारगेटिंग से पहले तुरंत पोजीशन बदलता है। शूट एंड स्कूट क्षमताएं तब और बढ़ जाती हैं जब टेम्पेस्ट की लॉन्गबो मिसाइल की फायर एंड फॉरगेट विशेषताएं इसमें मिलती हैं। मूल रूप से अमेरिकी सेना के A166D और E अपाचे लॉन्गबो अटैक हेलीकॉप्टरों के लिए डिजाइन की गई थी। यह हेल फायर मिसाइल परिवार का सबसे उन्नत वेरिएंट है। मिसाइल में एक्टिव मिलीमीटर वेव रडार सीकर है, जो इसे हर मौसम में अपने आप लक्ष्य खोजने और निशाना साधने में सक्षम बनाता है, जिससे ऑपरेटर की लगातार गाइडेंस जरूरी नहीं रहती। 5 मील रेंज वाली यह मिसाइल टेम्पेस्ट को बड़े क्लास 2 और 3 श्रेणी के ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और कम ऊंचाई वाले हेलीकॉप्टरों को भी निष्क्रिय करने में सक्षम बनाती है। सिस्टम को कॉम्पैक्ट, प्रभावी और अत्यधिक केंद्रित बनाए रखने के लिए V2X ने फुल स्पेक्ट्रम सेंसर सूट की बजाय
एकल रडार टाइप रडार को चुना। सिस्टम के मिशन प्रोफाइल को देखकर ये समझ में आता है, रडार टाइप रडार एक दिशा तक सीमित होते हैं, लेकिन मिसाइल सिस्टम को सटीक लक्ष्य ट्रैकिंग और फायर कंट्रोल डेटा देते हैं, साथ ही वाहन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को कम रखते हुए, जिससे वो तब तक अदृश्य बना रह सकता है जब तक कि वो हमला करने के लिए तैयार न हो जाए। इस तरह का रडार व्यापक क्षेत्र की निगरानी के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे अंतिम एंगेजमेंट सेंटर के रूप में काम करने के लिए बनाया गया है, जो नेटवर्क के युद्ध क्षेत्र वातावरण में बाहरी स्रोतों से संकेत प्राप्त करता है। और ठीक इसी तरह की एकीकृत वायु रक्षा व्यवस्था में यूक्रेन इसे तैनात कर रहा है, और वहीं यह एक निर्णायक बढ़त प्रदान कर सकता है। रूस द्वारा पेश किए गए विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों से निपटने के लिए, जिनमें लड़ाकू विमान और बमवर्षक, भूमि, समुद्र और हवा से दागी जाने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें और विभिन्न आकारों और रेंज के ड्रोन शामिल है, यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली में कई स्तर है। यूक्रेन की एंटी ड्रोन दीवार में रडार और थर्मल डिटेक्शन सिस्टम का नेटवर्क है, जो आने वाले ड्रोन की पहचान कर उनका पीछा करता है और दीवार के हिस्सों को सतर्क करता है जो उन्हें गिराते हैं। इन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली नेटवर्क से मदद मिलती है, जो ड्रोन की नेविगेशन बाधित कर देती है, जिससे वे जमीन पर उतरने, लक्ष्य चूकने या कभी-कभी रूस लौटने को मजबूर हो जाते हैं। ड्रोन को मार गिराने के मामले में पहली परत यूक्रेन के फाइटर जेट्स की है, जिसमें सोवियत युग के सू-27 और उसके अमेरिकी निर्मित एफ-16 और फ्रांसीसी मिराज 2000 शामिल हैं। इन जेट से दागी गई मिसाइलें क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे अहम लक्ष्यों को गिराने में प्रभावी रही है। यूक्रेन के पास इनकी संख्या कम है और इन्हें चलाना, मेंटेन करना महंगा है। इन जेट से दागी जाने वाली मिसाइलों का भंडार भी कम है और ये रूसी ड्रोन के मुकाबले, जो काफी सस्ते हैं, लागत के हिसाब से प्रभावी समाधान नहीं है। अगली परत यूक्रेन के पारंपरिक मिसाइल आधारित एयर डिफेंस सिस्टम्स का नेटवर्क है, जैसे कि अमेरिका में बना MIM-104, पैट्रियट और जर्मन आइरिस-T सिस्टम। ये आने वाली अहम मिसाइलों और ड्रोन दोनों के खिलाफ कारगर है और आमतौर पर यूक्रेन के प्रमुख शहरों व बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में लगाए जाते हैं। हालांकि फाइटर जेट की स्थिति की तरह ये हाई एंड लॉन्चर और उनसे दागी जाने वाली मिसाइलें भी संख्या में सीमित है, चाहे वो यूक्रेन के अंदर हों या उसके सहयोगियों के भंडार में। मिसाइलें गेरिन से काफी महंगी हो सकती है, इसलिए ये शोरगुल और विनाशकारी ड्रोन गिराने के लिए आदर्श समाधान नहीं है। लेयर्ड एंटी डिफेंस नेटवर्क में छोटे मोबाइल फायर ग्रुप्स होते हैं, जो भारी मशीन गनों से लैस वाहनों पर तैनात रहते हैं। ये बहुतायत में हैं, बेहद मोबाइल हैं, जल्दी तैनात हो सकते हैं और जर्मन फ्लाक पेंजर, गेपार्ड जैसे सिस्टम्स ने जेरोन वेरिएंट समेत कई रूसी टोही ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन को गिराने में खुद को बेहद प्रभावी दिखाया है। जेपार्ड में ट्विन 35 मिलीमीटर एर्लिकॉन KDA ऑटो कैनन लगे होते हैं, जो मिलाकर प्रति मिनट 1100 राउंड फायर कर सकते हैं। यह एस बैंड सर्विलेंस रडार, 9 मील डिटेक्शन रेंज और कू बैंड ट्रैकिंग रडार के साथ जोड़ा गया है। यह तेज और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले जेरिन व जेरिन 2 ड्रोन को निशाना बनाने के लिए उपयुक्त है। जेपार्ड हाई एक्सप्लोसिव और सब कैलिबर 35 मिमी गोला बारूद फायर करता है, जो लक्ष्य के पास फट जाता है या अत्यधिक वेग से उसे चीर देता है, जिससे ड्रोन की उड़ान पथ में टुकड़ों का घना बादल बन जाता है। इससे ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन के खिलाफ मारने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अकेला अहेड शेल लगभग $1000 का अनुमानित खर्च आता है, जबकि जेरॉन की कीमत उसके वेरिएंट, वॉरहेड और अन्य फीचर्स के अनुसार $20,000 से $1 लाख के बीच मानी जाती है। ये गोला बारूद इंटरसेप्टर मिसाइलों की तुलना में कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और जल्दी तैयार किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जेपार्ड से लक्ष्य को मार गिराने की लागत मिसाइल आधारित प्रणालियों की तुलना में बहुत कम पड़ती है, जिससे यूक्रेन अपने सीमित और महंगे मिसाइल भंडार को इस्कंदर जैसी अधिक गंभीर धमकियों के लिए बचाकर रख सकता है। इन फायदों के कारण जेपार्ड और अन्य इसी तरह की मोबाइल मशीन गन आधारित प्रणालियां यूक्रेन की एंटी ड्रोन रक्षा का मुख्य हिस्सा बन गई है। हालांकि इसकी भी सीमाएं हैं। इन्हें तैनात करना तेज
और किफ़ायती है, जिससे ये शूट एंड स्कूट ऑपरेशनों के लिए उपयुक्त है। लेकिन मशीन गनें सिर्फ सीमित ऊंचाई और कम गति वाले लक्ष्यों पर हमला कर सकती हैं। ये मानक कम ऊंचाई और मध्यम गति वाले ज़ेरिन 1-2 के खिलाफ रक्षा के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि हाल के महीनों में रूसियों ने ज़ेरिन को इतनी ऊंचाई पर उड़ने के लिए अनुकूलित कर लिया है कि वे मशीन गनों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। नई ज़ेरिन 3 ड्रोन जेट इंजन से चलती है। पहले वाले प्रोपेलर से चलते थे। इससे इनकी स्पीड बढ़ी है और इन्हें धीमी गोलों से गिराना मुश्किल हो गया है। 1 दर्जन या उससे अधिक रूसी मिसाइलों के अलावा यूक्रेन की वायु रक्षा को हर रात 100 से 600 तक लंबी दूरी के ड्रोन से भी निपटना पड़ता है। कई सस्ते गैबेरा डिकॉय ड्रोन खास तौर पर ध्यान भटकाने और वायु रक्षा संसाधन खर्च करवाने के लिए बनाए जाते हैं, जबकि असली पेलोड वाले ज़ेरिन उसी प्रक्रिया से बने गैप से उड़ते हैं। अगर ये ड्रोन उसकी गन आधारित रक्षा प्रणाली से बाहर है तो यूक्रेन के पास 2 बुरे विकल्प बचते हैं। ड्रोन गिराने के लिए यूक्रेन को सीमित और महंगी मिसाइलें खर्च करनी पड़ती है, या टक्कर के लिए तैयार रहना पड़ता है, जो बड़ी चुनौती है। उसे ऐसे ड्रोन किलर की जरूरत है जिसकी रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल जैसी हो, लेकिन वह गोले की तरह जल्दी और सस्ता बने। इस चुनौती के जवाब में यूक्रेन ने अपनी एंटी ड्रोन जंग में एक नई परत जोड़ी है, और ये शायद सबसे ज्यादा उम्मीद जगाने वाली है, इंटरसेप्टर ड्रोन। असल में इसमें छोटे, सस्ते और तेज रफ्तार ड्रोन का इस्तेमाल करके बड़े गेरिन्स और अन्य रूसी लोइटरिंग म्यूनिशन जैसे BM-35 इतलमास को मार गिराना शामिल है। यह समाधान दोनों हिस्सों की चुनौती हल करता है। ड्रोन जिन्हें गेरोन को मार गिराने वाले प्रोजेक्टाइल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये संशोधित FPV ड्रोन है, जिनका यूक्रेन फ्रंट लाइन पर बड़े पैमाने पर उपयोग करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन 2024 से हर महीने इन ड्रोन की सैकड़ों हजारों की संख्या में उत्पादन कर रहा है। हर महीने हजारों इंटरसेप्टर ड्रोन बनाना मुमकिन है, और अधिकतर मामलों में यह बिना विदेशी मदद के भी किया जा सकता है। इन इंटरसेप्टर ड्रोन को बनाना आमतौर पर केवल $3000 से $5000 का खर्च आता है, जो शायद एक गेपार्ड शेल से कई गुना ज्यादा है। लेकिन यह अब भी एक लो एंड $20000 के जेरॉन से कई गुना सस्ता है। नए और बेहतर जेट पावर्ड गेरान 3 और गेरान 5 वेरिएंट्स की कीमत अनुमानित रूप से $1 लाख से भी ज्यादा है। ऐसे में ये सस्ते इंटरसेप्टर ड्रोन उन्हें मार गिराने का एक बेहद किफ़ायती तरीका है। मौजूदा सबूतों से पता चलता है कि ये काफ़ी प्रभावी भी है, जिनकी औसत सफलता दर 68% है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के अनुसार जुलाई में उन्होंने रोजाना 1500 FPV प्रकार के इंटरसेप्टर ड्रोन के उत्पादन का लक्ष्य रखा था, और साल के अंत तक बताया गया कि वह लक्ष्य हासिल कर लिया गया था। ये एक बड़ी उपलब्धि है जिससे यूक्रेन को भंडार बनाने में मदद मिलती है। रूस रोज 500 गेरॉन और गेबेरा बना सकता है, लेकिन रात की छापेमारी में वो इनका सिर्फ एक हिस्सा ही इस्तेमाल करता है, जिससे लगता है कि वो अपना भंडार भी जमा कर रहा है। अगर रूस कभी भी उन बड़े हमलों को अंजाम देने का फैसला करता है जिनमें हजारों गेरिन शामिल हो, जैसा कि अक्सर भविष्यवाणी की जाती रही है लेकिन कभी हुआ नहीं, तो इंटरसेप्टर ड्रोन का बड़ा भंडार सोने के बराबर कीमती साबित होगा। यूक्रेन में इंटरसेप्टर ड्रोन पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। इन दिनों यूक्रेन को साझेदारों से उच्च स्तरीय सिस्टम और इंटरसेप्टर मिसाइलें हासिल करने में दिक्कत है। ऐसे में टेम्पेस्ट उसके वायु रक्षा में कहां फिट होता है? सबसे पहले ये स्पष्ट नहीं है कि यूक्रेन के पास कितने टेम्पेस्ट सिस्टम हैं। अब तक मिली फुटेज सिर्फ एक सिस्टम की पुष्टि करती है, और चूंकि ये नया है इसलिए यूक्रेनी सशस्त्र बलों के पास सक्रिय सेवा में 1-2 से ज़्यादा टेम्पेस्ट होना संभव नहीं है। फिर भी अगर यह उतना ही प्रभावी है जितना कि शॉर्टी कहते हैं, और अगर इसे बड़े पैमाने पर तैनात किया जाता है, तो यह यूक्रेन की वायु रक्षा में एक और पूरक रक्षा परत के रूप में अच्छी तरह जुड़ सकता है। अगर इंटरसेप्टर ड्रोन मिसाइलों और गनों के बीच की खाई भरते हैं, तो टेम्पेस्ट की गतिशीलता और मजबूती इंटरसेप्टर ड्रोन और यूक्रेन की मौजूदा मिसाइल आधारित वायु रक्षा प्रणालियों के बीच की खाई भर सकती है। अक्सर यूक्रेन की पैट्रियट, आइरिस-T और अन्य उन्नत भूमि आधारित प्रणालियां मोर्चे से दूर रहती हैं।
वे पीछे के प्रमुख शहरों और सुविधाओं की रूसी इस्कंदर, कैलिबर, किंझाल और ख-101 मिसाइल हमलों से रक्षा करती है और इंटरसेप्टर मिसाइलों की लगातार कमी के कारण इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाता है। यूक्रेन के गेपार्ड और अन्य मशीन गन आधारित मोबाइल रक्षा प्रणालियां आमतौर पर पीछे के इलाकों में होती है, जो उन शहरों को गेरोन ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाती है। ये वाहन पर लगे होने से शूट एंड स्कूट कर सकते हैं और मोर्चे पर प्रभावी रहते हैं, लेकिन रूस आमतौर पर अपने गेरान ड्रोन वहां नहीं भेजता। रूस मुख्य रूप से मोर्चे पर फैब ग्लाइड बम, फाइबर ऑप्टिक FPV ड्रोन और तोपखाने का इस्तेमाल करता है, न कि लोइटरिंग म्यूनिशन का। गेरान ड्रोन का इस्तेमाल पावर स्टेशन, यूक्रेनी अनाज से लदे जहाजों और मोर्चे की भीषण लड़ाई से दूर बहुमंजिला अपार्टमेंट इमारतों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। अब उसी पिछले इलाकों में उच्च मूल्य वाले ठिकानों की रक्षा की स्थिति में टेम्पेस्ट शायद यूक्रेन की वायु रक्षा में केवल मामूली मूल्य ही जोड़ पाएगा, खासकर उन जगहों पर जहां पैट्रियट या IRIS-T सिस्टम भी तैनात हैं। टेम्पेस्ट के लोंगो मिसाइल की रेंज केवल लगभग 5 मील है, जबकि पैट्रियट पैक 3 की रेंज 112 मील और IRIS-T SLM की रेंज 25 मील है। इसकी प्रभावी ऊंचाई भी काफ़ी कम है, 20,000 फीट, जबकि पैक 3 की 120,000 फीट और SLM की 66,000 फीट है। तो ये सिर्फ कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों पर असरदार है और अपने प्रसिद्ध समकक्षों से छोटी एंगेजमेंट विंडो देते हैं। प्रत्येक की कीमत $1,50,000 से भी कम है। लॉन्गबो मिसाइलें SLM मिसाइलों से 2 से 4 गुना सस्ती है और पैक 3 की तुलना में बहुत सस्ती है, जिनकी कीमत प्रति मिसाइल $4 से $7 मिलियन तक होती है। टेम्पेस्ट के साथ हेलफायर मिसाइलों का भी पर्याप्त भंडार संभवतः उपलब्ध है। 2021 तक सभी वेरिएंट्स की 87,000 से अधिक हेलफायर मिसाइलें बनाई जा चुकी थी और अनुमान है कि इनमें से लगभग 10,000 से 14,000 AGM-114L लॉन्गबो मिसाइलें थी और इनमें से कई अब भी इस्तेमाल नहीं हुई है। कम लागत वाले गैपर्ड और इंटरसेप्टर ड्रोन भी कम ऊंचाई पर उड़ने वाले गेरान ड्रोन को निशाना बना सकते हैं, इसलिए पिछले इलाकों में टेम्पेस्ट की तैनाती का तर्क मुश्किल है। मोर्चे पर टेम्पेस्ट यूक्रेन को बढ़त दे सकता है, क्योंकि ये मोबाइल मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली है जिसे कहीं भी तेजी से तैनात, फायर और गायब किया जा सकता है, जिससे रूस को पता नहीं चलता। मिसाइल लॉन्चर वाहन की छत के दोनों ओर लगे हैं, जिससे टेम्पेस्ट को संतुलित और ऊंचा फायरिंग प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसमें व्यापक एंगेजमेंट आर्क्स हैं। लॉन्गबो मिसाइलें फायर एंड फॉरगेट है, जिससे लॉन्च के बाद वाहन को संपर्क में रहने की जरूरत नहीं होती और ऑपरेटर का जोखिम कम होता है। वे लॉन्च के बाद तुरंत पीछे हटकर फिर से हथियार लोड कर सकते हैं और दोबारा तैनात हो सकते हैं, जिससे टेम्पेस्ट तेज जाकर वार करके लौटने वाले अभियानों के लिए आदर्श है। 4x4 चेसिस की गतिशीलता के साथ टेम्पेस्ट का हल्कापन इसे फ्रंटलाइन उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है। इसे सिर्फ चलाकर ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से भी तैनात किया जा सकता है, हल्के लॉजिस्टिक्स के जरिए ले जाया जा सकता है और आसानी से उपलब्ध कमर्शियल पार्ट से इसका रखरखाव किया जा सकता है। इन सभी बातों को जोड़ ले तो आप देख सकते हैं कि अगर फ्रंटलाइन पर कई दर्जन या बेहतर होगा कि 100 टेम्पेस्ट तैनात किए जाए, तो ये यूक्रेन के लिए कितना बड़ा फर्क ला सकता है। यूक्रेन को फर्स्ट लाइन मिसाइल आधारित एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा, जिससे वह गेरोन ड्रोन को फ्रंट लाइन के पास ही रोक सकेगा और अंतिम लक्ष्यों से दूर निशाना बना सकेगा। लॉन्गो की जमीन पर मौजूद लक्ष्यों और ड्रोन को सटीकता से मारने की क्षमता का मतलब है कि टेम्पेस्ट यूक्रेन को एक साथ हिमस जैसा विकल्प भी देगा। इसकी रेंज छोटी होगी और विनाशकारी शक्ति भी कम होगी, लेकिन इसकी गतिशीलता कहीं ज्यादा होगी और इसे बदलने में आर्थिक बोझ भी बहुत कम पड़ेगा। हर हथियार प्रणाली की तरह टेम्पेस्ट की भी कुछ सीमाएं हैं, या कम से कम इसके मौजूदा शुरुआती संस्करण के बारे में जो जानकारी है उसमें कुछ सीमाएं हैं। रडार की संकीर्ण दृष्टि क्षेत्र के कारण इसे शुरुआती चेतावनी और लक्ष्य डेटा के लिए व्यापक सेंसर नेटवर्क पर निर्भर रहना होता है। इसका मतलब है कि यह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, जो कमजोरी हो सकती है। टेम्पेस्ट की 2 मिसाइल ले जाने की क्षमता के कारण इसकी ड्रोन स्वॉर्म हमलों के जवाब देने की क्षमता सीमित है, जब तक बड़ी संख्या में तैनात न हो या अतिरिक्त सहायक प्रणालियों के साथ न जोड़ा जाए। फिर भी
विकेंद्रीकृत और तेज रफ्तार हवाई युद्ध के उभरते युग में इन सीमाओं को इस समय रणनीतिक कमियों के बजाय अधिकतर सामरिक सीमाएं ही माना जाना चाहिए। कोई शक नहीं, जैसे कई अन्य हथियार प्रणालियों के साथ हुआ है, वर्तमान टेम्पेस्ट की क्षमताओं को यूक्रेन में प्राप्त युद्ध अनुभव के चलते और बेहतर और परिष्कृत किया जाएगा। अगर ये अपनी शुरुआती उम्मीदों पर खरा उतरता है और एक जेरॉन किलर साबित होता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि टेम्पेस्ट का इस्तेमाल यूक्रेन में ही नहीं बल्कि संभवतः अमेरिकी सेना द्वारा भी बड़े पैमाने पर किया जाएगा। हम टेम्पेस्ट के विकास की सभी जानकारियां देते रहेंगे, जैसा हम अन्य सैन्य उपकरणों के साथ करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ मिस न करें। धन्यवाद।